नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं थी, जिस कारण आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी। तो आज की इस वीडियो में मैं पिछले पूरे 6 महीने का करंट अफेयर इस एक ही वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। ये मैराथन वीडियो होगी। इसमें मैं आपको जनवरी से लेकर जून तक का पूरा करंट अफेयर पढ़ाऊँगा और 100% गारंटी के साथ अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो यहाँ से आपका एक प्रश्न यानी कि करंट अफेयर से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। मैंने बहुत ही सिस्टमैटिक वे से इस टॉपिक को कवर किया है। पहले हम जनवरी से लेकर जून तक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ना वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम कैटेगरी वाइज पूरे करंट अफेयर को पढ़ेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। जो मंत्रिमंडल है वो पढ़ेंगे, भारत रत्न दिया गया है उनके बारे में पढ़ेंगे, बुक्स एंड ऑथर्स सभी इंपॉर्टेंस देख लेंगे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखेंगे, इंडेक्स एंड रैंकिंग के बारे में देखेंगे, जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं वो पढ़ेंगे, जीआई टैग देखेंगे, G7 समिट, चर्चित महिलाएं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। यानी कि पूरा करंट अफेयर का निचोड़ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अगर आप केवल वीडियो को पूरा एंड तक सुन ही लेते हैं ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीज़ें बैठ जाएंगी। दोबारा आप इसकी रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा अगर आपने ये करंट अफेयर की वीडियो देख ली तो। शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले जनवरी से लेकर जून तक का जो समसामयिकी है यानी कि जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है पहले ये पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जनवरी से शुरू करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप में 1156 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 1156 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या बनता है? सबसे पहले तो ये लक्षद्वीप में शिलान्यास हुआ है कितने करोड़ का? 1156 करोड़ का। और उद्घाटन किया किसने है? तो प्रधानमंत्री ने किया है। किन किन चीज़ों का उद्घाटन किया है? तो इस पहल का उद्देश्य लक्षद्वीप द्वीप पर धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करना है। जो लक्षद्वीप द्वीप है ना वहाँ पर जो भी इंटरनेट की स्पीड है बहुत ही स्लो है। तो धीमी इंटरनेट गति की जो चुनौती है इसे दूर करना है ताकि वहाँ पर जो टूरिस्ट है वो आ सकें। तो इससे द्वीपों पर जो उद्घाटन हुआ है, जो राशि आवंटित की गई है, इससे क्या होगा? इससे द्वीपों पर इंटरनेट की जो गति है ना वो 100 गुना से अधिक बढ़कर 1.7 GB पर सेकंड से 200 GB पर सेकंड तक हो जाएगी। और इसी के साथ नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर थर्मल डिसैलिनेशन संयंत्र का उद्घाटन किया है। ये संयंत्र क्या करता है? जैसे कि आपको पता है कि जो लक्षद्वीप है ये द्वीपों का समूह है। वहाँ पर जो पीने के पानी का स्रोत है बहुत कम है। समुद्री जल तो बहुत है लेकिन समुद्री जल पीने लायक नहीं होता ना, तो उसे पीने लायक बनाना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री ने कदमत में कम तापमान वाले थर्मल डिसैलिनेशन संयंत्र का भी उद्घाटन किया है जो हर दिन 1.5 लाख लीटर स्वच्छ पेयजल का उत्पादन करेगा। कितना? 1.5 लाख लीटर स्वच्छ पेयजल का। तो दो आपने परियोजनाएं पढ़ ली। पहली परियोजना क्या है कि वहाँ पर जो धीमा इंटरनेट की स्पीड है उसे बढ़ाया जाएगा। और दूसरा क्या है कि वहाँ पर कौन से प्लांट का उद्घाटन किया है? तो थर्मल डिसैलिनेशन संयंत्र का उद्घाटन किया है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 दिवसीय यात्रा में भारत नेपाल संबंधों को बढ़ावा दिया है। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, ये कहाँ पर गए थे? कहाँ का दौरा किया इन्होंने? तो नेपाल का। तो वहाँ से क्या मिला? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विभिन्न पहलों और समझौतों के माध्यम से नेपाल के साथ संबंधों को मजबूत करते हुए कौन सी बैठक की है? तो 7वीं भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक की है। तो कौन कौन से प्रमुख समझौते किए जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? तो 7वीं भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक के परिणाम स्वरूप एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है कि भारत अगले दशक में नेपाल से 10,000 मेगावाट जल विद्युत का आयात करेगा। तो भारत नेपाल से कितनी बिजली खरीदेगा? तो 10,000 मेगावाट जल विद्युत का आयात कौन करेगा? भारत करेगा। ये नेपाल से, ये मतलब समझौता आपको याद रखना है। इसी के साथ पुनर्निर्माण सहायता भारत ने 2015 के भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपए यानी कि 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर नेपाली वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। तो भारत ने कितनी राशि की घोषणा की है नेपाल की मदद के लिए? तो 1,000 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की है। और इसी के साथ कुछ साझा जिम्मेदारियां भी हैं कि विदेश मंत्री जयशंकर ने संबंध बनाने में साझा जिम्मेदारियों पर जोर दिया है।
और 50,000 घरों के लिए वित्त पोषण सहित 2015 के भूकंप के बाद भारत के प्रयासों की सराहना की है। तो 2015 में आपको पता है कि नेपाल में भूकंप आया था और बहुत ही भारी भूकंप आया था, जिससे वहाँ पर बहुत ही जान माल का नुकसान हुआ था। तो भारत ने पुनर्निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपए की इसी के लिए राशि दी है, मदद की है। ये आपको याद रखना है। तो इसी प्रकार की जो घटनाएं हैं ना, ये मैं आपको बताता रहूँगा पहले जनवरी से जून तक, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाएँ। यहाँ से अगर डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से बन जाएगा। उसके बाद हम कैटेगरी वाइज टू द पॉइंट भी पढ़ेंगे। तो उसके बाद आगे देखते हैं। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 की भी जनवरी में घोषणा की गई है। ये कौन सा गोल्डन ग्लोब अवार्ड था? तो 81 यानी कि 81वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार कहाँ पर इसकी घोषणा हुई है? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में। कहाँ पर? अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में यह आयोजन हुआ था, कार्यक्रम हुआ था, और वहीं पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स घोषित किए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेस्ट फिल्म कौन सी है। तो ओपनहाइमर, इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? तो लिली ग्लैडस्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है इनकी मूवी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो किलियन मर्फी को ओपनहाइमर मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को ओपनहाइमर मूवी के लिए। और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म कौन सी है? द बॉय एंड द हेरोन, ये बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड मिला है इसे। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ओपनहाइमर मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है डवाइन जो रैंडोल्फ को द होल्डओवर मूवी के लिए। तो आपको बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर, ये 4 तो पता होने चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। तो ये अवार्ड 2023 के लिए दिए गए हैं जनवरी 2024 में। तो पुरस्कार की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की घोषणा करता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो कौन सी मिनिस्ट्री? यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विभिन्न खेल हस्तियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। और भारत में दूसरा सबसे बड़ा एथलेटिक सम्मान कौन सा है? तो अर्जुन पुरस्कार। और पिछले 4 वर्षों में अच्छे प्रदर्शन के साथ नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन का प्रदर्शन करने के लिए यह दिया जाता है। तो इस बार 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। कितने खिलाड़ियों को? तो 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो एक बार देख लेते हैं। सभी खिलाड़ियों के नाम आपको याद तो नहीं होंगे, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना, जो भी एग्ज़ाम होता है ना, वहाँ पर ये जो अर्जुन पुरस्कार विजेता होते हैं, जिन्हें ध्यानचंद पुरस्कार मिला होता है, इन खिलाड़ियों को खेल से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि सुशीला चानू किस खेल से संबंधित हैं? ये हॉकी से संबंधित हैं। मतलब कि इनके खेल आपको पता होने चाहिए, भले ही आपको सारे नाम याद ना हो। तो एक बार मैं सबके नाम बता देता हूँ और इनके खेल बता देता हूँ, बस आप इनको एक बार सुन लीजिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीज़ें बैठ जाएँ। तो सबसे पहले मोहम्मद शमी, तो आपको पता ही होगा, क्रिकेट खेलते हैं। इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है सभी खिलाड़ियों को। बस खिलाड़ियों का नाम और इनका खेल आपको पता होना चाहिए। पवन सहरावत कबड्डी के खिलाड़ी हैं, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। ऋतु नेगी, ये भी कबड्डी के खिलाड़ी हैं। वैशाली, ये कौन है? ये चेस के खिलाड़ी हैं। वैशाली रमेश बाबू, इंपॉर्टेंट नेम है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और चेस में इकलौता पुरस्कार इन्हें मिला है, यानी कि चेस के इकलौती खिलाड़ी हैं जिन्हें इस बार अर्जुन पुरस्कार मिला है। पहले मिल चुका है, मैं इस बार की बात कर रहा हूँ। जो 26 खिलाड़ियों को पुरस्कार मिला है ना, उसमें चेस की ये इकलौती खिलाड़ी हैं। उसके बाद एथलेटिक में आप देखेंगे तो किसे मिला है? मुरली श्रीशंकर को और पारुल चौधरी को। हॉकी में आप देखेंगे तो हॉकी में कृष्ण बहादुर पाठक और सुशीला चानू को मिला है। सुशीला चानू याद रखिएगा, क्योंकि जो मीराबाई चानू हैं वो वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड हैं। यहाँ पर भी चानू है, लेकिन जो सुशीला चानू हैं ये हॉकी से रिलेटेड हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद रेसलिंग से रिलेटेड देखते हैं तो सुनील कुमार और अंतिम पंघाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रेसलिंग से रिलेटेड हैं। उसके बाद आर्चरी यानी कि तीर अंदाजी से संबंधित कौन है? तो अदिति गोपीचंद स्वामी और ओजस प्रवीण। तो ओजस प्रवीण और अदिति गोपीचंद ये तीर अंदाजी से संबंधित हैं। उसके बाद टेबल टेनिस से संबंधित कौन है? तो आयखा मुखर्जी टेबल टेनिस से संबंधित हैं। बॉक्सिंग से संबंधित देख लेते हैं तो मोहम्मद हुसमुद्दीन
बॉक्सिंग से संबंधित हैं। शूटिंग से संबंधित कौन है? तो ईशा सिंह, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये इंपॉर्टेंट है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ये शूटिंग से संबंधित हैं। उसके बाद आगे है वुशु। तो जो वुशु खेल है काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है और ये काफ़ी चर्चाओं में रही हैं। कौन? रोशिबिना देवी, नाओरेम रोशिबिना देवी, ये वुशु खेल से संबंधित हैं और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। गोल्फ से संबंधित तो एक ही नाम आता है, दीक्षा डागर, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्क्वैश, तो स्क्वैश से संबंधित है हरिंदर पाल संधू। उसके बाद है पैरा आर्चरी, तो पैरा आर्चरी से संबंधित हैं कौन? शीतल देवी। इक्वेस्टेरियन से संबंधित कौन है? तो अनुष अग्रवाल। उसके बाद इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेस से संबंधित हैं दिव्यकर्ती सिंह। खो खो से संबंधित हैं नसरीन शेख। लोन बॉल से संबंधित हैं पिंकी सिंह। ब्लाइंड क्रिकेट से संबंधित हैं इलूरी अजय कुमार रेड्डी। और पैरा कैनोइंग से संबंधित हैं प्राची यादव। ये जो 26 नाम हैं बस इन्हें एक बार पढ़ लेना ताकि यहाँ से कोई भी प्रश्न बने कि किस खेल से संबंधित है, आपका प्रश्न गलत ना हो। इसके बाद आगे है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से तो प्रश्न बनेगा ही कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है। तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं दोनों, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। याद रखेगा, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100% ये प्रश्न बनेगा। उसके बाद है कि खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? जो कोच होते हैं, जो ये खिलाड़ी होते हैं ना, इनको जो कोचिंग देते हैं उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो किसे किसे मिला है एक बार देख लेते हैं। तो गणेश प्रभाकरन को मल्लखम्ब के लिए, महावीर सैनी को एथलेटिक्स पैरा एथलेटिक्स के लिए, ललित कुमार को कुश्ती के लिए, आरबी रमेश को शतरंज के लिए और शिवेंद्र सिंह को हॉकी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। उसके बाद ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार किसे मिला है? तो कविता को कबड्डी के लिए, मंजुषा कंवर को बैडमिंटन के लिए, विनीत कुमार शर्मा को हॉकी के लिए ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार मिला है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे मिली है? तो इसके विजेता रहे हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि अमृतसर में है, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की विजेता रही है नंबर 1 पर। नंबर 2 पर कौन सी यूनिवर्सिटी आई है? तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि ये भी पंजाब में ही है, दोनों पंजाब की ही यूनिवर्सिटी हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को पहला पुरस्कार मिला है विजेता का। इसके बाद आगे चलते हैं और स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार देखते हैं जो कि सफाई से रिलेटेड दिया जाता है। ये आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है और 13 प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेताओं को प्रशंसा प्रदान की गई है। तो इस बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसे मिला है? तो सूरत और इंदौर को। पहले इंदौर ही रहता था, लेकिन इस बार सूरत और इंदौर को स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेगा। इंदौर ने लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया है। तो लगातार 7वीं बार इंदौर को ये अवार्ड मिला है और इस बार सूरत को भी इसके साथ ही, यानी कि इंदौर और सूरत दोनों को सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम अन्य श्रेणियों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर कौन कौन से हैं जिन्हें स्वच्छता का अवार्ड मिला है? तो सासवद, पाटन और लोनावला को शीर्ष 3 स्थानों पर मिला है यह अवार्ड। उसके बाद है सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड का। तो मध्य प्रदेश में महू छावनी बोर्ड को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। और सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड किसे मिला है? तो वाराणसी और प्रयागराज को सबसे अच्छे और सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता मिली है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आगे है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 1, 2, 3। सबसे नंबर 1 पर महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश और नंबर 3 पर छत्तीसगढ़ है। और सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड किसे मिला है? तो चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार मिला है। और इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 का थीम क्या थी? तो थीम थी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये जो अवार्ड है इम्पोर्टेंट अवार्ड है, इसीलिए मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। तो इसके बाद आगे जनवरी में ही मिलिट्री की रैंकिंग आई है, जो सेना होती है ना, सेना की रैंकिंग आई है। तो ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेनाओं वाले शीर्ष 10 देश इस प्रकार हैं। तो देखिए, तो नंबर 1 पर तो यूएसए है,
नंबर 2 पर रशिया है, नंबर 3 पर चाइना है, और नंबर 4 पर इंडिया है, और नंबर 5 पर साउथ कोरिया है। तो आपको 5 याद रखने हैं। भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत चौथे नंबर पर है। भारत से ऊपर कौन कौन से देश हैं? नंबर 3 पर चाइना, नंबर 2 पर रशिया, और नंबर 1 पर यूएसए। सबसे निचला स्थान किसका है? तो सबसे नीचे है भूटान। भूटान 145वें नंबर पर है, याद रखिएगा। नंबर 1 पर यूएसए है और सबसे लास्ट में है भूटान। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हम फीफा फुटबॉल अवार्ड देख लेते हैं। इसकी घोषणा भी जनवरी में ही की गई है। तो लंदन में आयोजित समारोह में खिलाड़ियों, कोचों और टीमों को 2023 सीजन में उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहले है मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फीफा के द्वारा किसे दिया गया है? तो लियोनेल मेसी को दिया गया है। ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, लियोनेल मेसी, इन्हें यह अवार्ड मिला है। उसके बाद वुमेन्स प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे मिला है? तो एटियाना बोनमाटी को ये अवार्ड मिला है, वुमेन्स प्लेयर ऑफ द अवार्ड। स्पेन की खिलाड़ी हैं। मेंस कोच ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो पेप गार्डियोला को। तो पेप गार्डियोला को कोच ऑफ, ये मैनचेस्टर सिटी के कोच हैं, इन्हें मेंस कोच ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो सरीना वेगमैन को, ये इंग्लैंड की कोच हैं, इन्हें वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। बेस्ट मैन गोलकीपर का अवार्ड किसे मिला है? तो एडरसन को। और वुमेन गोलकीपर का अवार्ड किसे मिला है? तो मैरी एब्स को, ये इंग्लैंड की हैं, और एडरसन कहाँ के हैं? ब्राज़ील के हैं। तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मेसी को मिला है, और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड एटियाना बोनमाटी को मिला है। ये दोनों नाम तो आपको याद होने चाहिए। तो इसके बाद आगे जनवरी में ही अयोध्या में राम मंदिर का भी उद्घाटन हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो जो भी राम मंदिर से प्रश्न बन सकते हैं डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था, और वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर की जो देख रेख है ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा की जा रही है। कौन सा ट्रस्ट है? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा इस मंदिर की देखरेख की जा रही है। और मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है ये 22 जनवरी 2024 को हुआ है। तो याद रखिएगा ट्रस्ट कौन सा है। तो ट्रस्ट का नाम पूछा जा सकता है तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। और लंबे समय तक चले आ रहे अयोध्या विवाद में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया था, और कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वह राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन करे। और सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के तहत कौन सा ट्रस्ट बना था? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया था, और मंदिर का निर्माण इसी को सौंपा गया था। तो मंदिर के आयाम क्या हैं? टेम्पल के डायमेंशन देख लेते हैं। तो श्री राम जन्मभूमि में जो मंदिर बना है भगवान श्री राम का, इसकी लंबाई है 380 फीट, चौड़ाई कितनी है? 250 फीट, ऊंचाई कितनी होगी? तो 161 फीट होगी। 3 मंजिला यह मंदिर बनेगा। 392 इसमें खंभे होंगे, 44 द्वार होंगे। और राम मंदिर का परिसर कितना होगा? तो 70 एकड़ जमीन में पूरा राम मंदिर का परिसर होगा, जिसमें जो मुख्य भवन होगा ना, जो इसका निर्माण होगा वो 2.7 एकड़ में होगा। पूरे राम मंदिर का जो परिसर होगा वो 70 एकड़ का होगा, उसमें जो राम मंदिर का मुख्य भवन होगा वो 2.7 एकड़ का होगा। उसके बाद आगे देखते हैं। तो मंदिर के आयाम जैसे कि हमने पढ़ ही लिए कि मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम में 380 फीट होगी, चौड़ाई 250 फीट होगी, और 161 फीट ऊंचाई होगी। और मंदिर 3 मंजिला होगा, 392 खंभे होंगे, 44 द्वार होंगे। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियाँ चढ़कर होगा, जिसे सिंह द्वार कहा जाएगा। और मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। और मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं होगा। याद रखिएगा कि मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं होगा। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट भी नहीं है। और जैसा कि हमने पढ़ा कि जो मुख्य भवन है ये लगभग 2.7 एकड़ भूमि में फैला होगा, और मंदिर परिसर लगभग 80 एकड़ में होगा। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप होगा, और प्रथम तल पर यानी कि पहली मंजिल पर श्री राम दरबार बनेगा। और इसी के साथ परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। और उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा, दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर भी होगा। तो इतना कुछ आपको याद रखना है। और मंडप भी याद रखने हैं। 5 मंडप होंगे। कौन कौन से? नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप। और मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर कौन से हैं?
यानी कि जो पूरा मंदिर का परिसर है उसमें और भी कौन से मंदिर बनेंगे, तो महर्षि वाल्मीकि का, महर्षि वशिष्ठ का, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी व ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित मंदिर भी होंगे। और दक्षिण पश्चिम भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है तथा वहाँ पर जटायु की प्रतिमा का भी स्थापना की गई है। तो प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना है इसके आर्किटेक्ट कौन है, वास्तुकार कौन है, तो सोमपुरा परिवार इसके वास्तुकार हैं। चीफ आर्किटेक्ट हैं चंद्रकांत सोमपुरा और निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा जो कि इनके पुत्र हैं, इन्होंने भी सहायता की है। तो वास्तुकार इसीलिए कौन है, सोमपुरा परिवार, पूरी जो फैमिली है सोमपुरा की, जिसमें जो मुख्य आर्किटेक्ट हैं वो चंद्रकांत सोमपुरा हैं। और मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के साथ उनके दो बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा भी हैं जो कि आर्किटेक्ट हैं। और राम मंदिर का निर्माण देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी किसे सौंपा गया है, तो लार्सन और टुब्रो को ये काम सौंपा गया है। और मंदिर ट्रस्ट के महासचिव कौन है, तो चंपत राय को मंदिर ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया है। यही प्रभु श्री राम जी का विग्रह है जो कि स्थापित हो चुका है। और रामलला की यह मूर्ति कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है। और इसकी खास बात यह है कि एक ही पत्थर से इसे बनाया गया है, यानी कि पत्थर में कोई भी दूसरा पत्थर जोड़ा नहीं गया। इस जो मूर्ति का वजन है करीब 200 किलोग्राम है। मूर्ति की ऊंचाई 4.24 फीट है और की जो चौड़ाई है 3 फीट है। इस मूर्ति में भगवान श्री राम को 5 साल के बाल स्वरूप को दर्शाया गया है। तो राम मंदिर से अगर कोई भी प्रश्न बनेगा तो अब आपका छूटेगा नहीं। उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे हम आईसीसी अवार्ड देख लेते हैं जो कि 2024 में ही इनकी घोषणा हुई है। 2023 के लिए ये अवार्ड दिए गए हैं। तो सबसे पहले है कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जिसे हम सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी कहते हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी पैट कमिंस को ये अवार्ड मिला है। ओडीआई में किसे मिला है, तो ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड विराट कोहली को मिला है। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड सूर्य कुमार यादव को मिला है। वुमेन में देखा जाए तो वुमेन में ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, तो चमारी अथप्पाटू को मिला है। वुमेन T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, तो हेली मैथ्यूज श्रीलंका की खिलाड़ी हैं। उसके बाद वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, तो नेट स्कैवरब्रंट को ये अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड आपको याद रखने हैं, ये आईसीसी के द्वारा दिए गए हैं। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गणतंत्र दिवस 2024 जो कि 26 जनवरी को मनाया गया। तो भारत में गणतंत्र दिवस प्रति वर्ष 26 जनवरी को उस दिन की याद में मनाया जाता है जब 1950 में भारत सरकार अधिनियम 1935 की जगह भारत का संविधान लागू हुआ था। तो पहले क्या था, भारत सरकार अधिनियम 1935 था, उसके जगह पर भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी को हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन, इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि थे। और गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी, तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये इसकी थीम थी। तो थीम और अतिथि दोनों याद होने चाहिए। थीम कौन सी थी, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। उसके बाद हम झांकियाँ, आपको पता है, निकलती हैं गणतंत्र दिवस में। तो इस झांकियों में अवार्ड मिलता है कि नंबर 1 पर कौन सी झांकी रही है, तो कौन सी झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है स्टेट और यूटी में। तो देखिए जो ओडिशा की झांकी रही है ना, यह है झांकी ओडिशा की, इसे प्रथम पुरस्कार मिला है स्टेट और यूटी में। तो वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत, ये इसकी थीम थी। तो ओडिशा की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। और मिनिस्ट्री में देखा जाए, मिनिस्ट्री यानी कि मंत्रालय में प्रथम झांकी का पुरस्कार किसे मिला है, तो संस्कृति मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को मिला है। इनकी थीम क्या थी, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो प्रथम पुरस्कार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कि झांकी को मिला है, तो ओडिशा की झांकी को। और मंत्रालय में पूछ लिया जाए कि झांकी को मिला है, तो मंत्रालय में संस्कृति मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार मिला है। इसके बाद आगे हम जनवरी में ही पद्म पुरस्कार यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये भी मिलते हैं, तो इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो पद्म पुरस्कार जो कि 1954 में स्थापित किए गए थे, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं और हर साल गणतंत्र दिवस की पूरी संध्या पर ये घोषित किए जाते हैं
और पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। नंबर 1 पर है पद्म विभूषण। वैसे देखा जाए पद्म विभूषण से ऊपर आता है भारत रत्न, लेकिन मैं पद्म पुरस्कार की बात कर रहा हूँ तो उनमें सबसे ऊपर है पद्म विभूषण। नंबर 2 पर आता है पद्म भूषण और नंबर 3 पर आता है पद्मश्री। तो 2024 के लिए राष्ट्रपति ने 132 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है, जिसमें से 2 संयुक्त पुरस्कार हैं जिन्हें यानी कि एक के रूप में ही गिना गया है। और सूची में 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। तो देखिए 5 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं और 110 पद्मश्री पुरस्कार हैं। टोटल कितने हैं? 132। ये इंपॉर्टेंट हैं। पद्म जो पुरस्कार होते हैं ना, यहाँ से तो प्रश्न बनना तय है। और पुरस्कार पाने वालों में 30 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 30 महिलाएं हैं। और विदेशी, NRI, PIO और OCI श्रेणी के 8 लोग हैं और 9 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले हम कौन से 5 व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण मिला है, तो पांचों का नाम आपको रटा होना चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो पहला नाम है वैजयंतीमाला बाली को। आर्ट की फील्ड में इन्हें यह अवार्ड मिला है और कौन सी राज्य से संबंधित हैं? कला के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार मिला है और तमिलनाडु क्षेत्र से, मतलब तमिलनाडु से राज्य से ये संबंधित हैं। कौन? वैजयंतीमाला। उसके बाद कला के क्षेत्र में ही कोनिडेला चिरंजीवी को मिला है, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। उसी के बाद पब्लिक अफेयर से संबंधित हैं। कौन? वेंकैया नायडू, ये आंध्र प्रदेश है, इन्हें भी पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। उसके बाद बिंदेश्वर पाठक को सोशल वर्क के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, ये बिहार से संबंधित हैं, इन्हें भी पद्म विभूषण मिला है। उसी के बाद पद्म सुब्रमण्यम, तो पद्मा सुब्रमण्यम को भी कला के क्षेत्र में ये भी तमिलनाडु से संबंधित हैं, पद्म विभूषण मिला है। तो वैजयंतीमाला, चिरंजीवी यानी कि कोनिडेला चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और पद्मा सुब्रमण्यम, ये 5 पद्म विभूषण विजेता हैं, इन्हें पद्म विभूषण मिला है। तो 5 पद्म विभूषण हैं और 17 पद्म भूषण हैं। तो पद्म भूषण में आपको सभी नाम तो याद नहीं रहेंगे, लेकिन एक बार इन्हें पढ़ लेना, क्योंकि नाम से पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र से संबंधित हैं। एक बार मैं आपको जल्दी से नाम बता देता हूँ। जैसे फातिमा बीबी हैं, केरला से हैं, इन्हें पब्लिक अफेयर में मिला है। और मुंशी N कामा हैं, इन्हें लिटरेचर एंड एजुकेशन में मिला है, ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। मिथुन चक्रवर्ती आपको पता ही है, आर्ट से संबंधित है, फिल्मों से संबंधित हैं। सीताराम जिंदल कर्नाटका से संबंधित हैं, इन्हें व्यापार में मिला है। योंग लियो, ये कहाँ के हैं? ताइवान के हैं, ये भी ट्रेड और इंडस्ट्री से संबंधित हैं। अश्विनी बालचंद मेहता, ये मेडिसिन से संबंधित हैं, महाराष्ट्र से हैं। सत्यव्रत मुखर्जी, ये पब्लिक अफेयर बंगाल से संबंधित है। वैसे भी जो मुखर्जी सरनेम होता है ये ज़्यादातर बंगाल से संबंधित होते हैं। श्री राम नायक पब्लिक अफेयर महाराष्ट्र से संबंधित हैं। तेजस मधुसूदन पटेल मेडिसिन से संबंधित हैं। पटेल सरनेम आपको पता है ज़्यादातर गुजरात से संबंधित होते हैं। श्री ओलंचेरी राजगोपाल पब्लिक अफेयर से रिलेटेड केरला से संबंधित हैं। 10 नाम ये हो गए। 7 और कौन कौन से हैं? तो देखिए, दत्तात्रेय अंबादास माइलू अलियास राजदूत आर्ट से संबंधित हैं, महाराष्ट्र से। टोगडन रिनपोचे, ये कहाँ के हैं? लद्दाख से संबंधित हैं, अध्यात्म से संबंधित हैं ये। उसके बाद प्यारेलाल शर्मा, ये भी कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से संबंधित हैं। चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन से संबंधित हैं। उषा उटुप बंगाल में कला के क्षेत्र में। विजयकांत, ये भी कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से हैं। कुंदन व्यास, ये महाराष्ट्र में लिटरेचर से संबंधित हैं। तो कम से कम आपको नाम ध्यान में होने चाहिए, भले ही आपको याद ना हो, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हो कि हाँ इन्हें पद्म भूषण मिला है। बाकी के जो विजेता हैं ये पद्मश्री के विजेता हैं और आपको पता है इनके काफ़ी नाम हैं। तो मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, ये नाम आप एक बार पढ़ लेना जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है। बस एक बार इनकी रिवीजन कर लेना, मतलब पढ़ लेना, याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काफ़ी नाम है, सभी नाम आपको याद नहीं हो पाएंगे, बस इन्हें एक बार पढ़ लेना। इसके बाद आगे हम फिल्म फेयर अवार्ड देखते हैं 2024 के। तो गुजरात के गांधीनगर में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन हुआ है और इस बार करण जौहर और मनीष पॉल ने इस शो को होस्ट किया है। तो कौन सा अवार्ड है? तो फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा हुई है। तो देखिए, फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो 12th फेल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? विदु विनोद चोपड़ा को, ये भी 12th फेल मूवी के डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किसे? रणबीर कपूर को, एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर इन
लीडिंग रोल फीमेल का अवार्ड किसे मिला है, यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड क्रिटिक्स ने किसे दिया है, तो एक तो है बेस्ट फिल्म, एक होता है जिसे क्रिटिक्स अवार्ड देते हैं, जो आलोचक होते हैं ना, उनको कौन सी मूवी अच्छी लगी है, तो जो राम, ये आलोचकों को अच्छी लगी है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग, आलोचकों के अकॉर्डिंग बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिलना चाहिए, मिलना क्या चाहिए, मिला है विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी और शेफाली शाह को क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। उसके बाद बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला है विक्की कौशल को डंकी मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है सपोर्टिंग रोल में, तो शबाना आजमी को। बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे मिला है, भूपिंदर बब्बल को अर्जन वैली गाने के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड किसे मिला है, शिल्पा राव को बेशरम रंग के गाने के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है फिल्म फेयर अवार्ड में, तो डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो अगर आपको हिस्ट्री की जो ई बुक है डाउनलोड करनी है, तो आप हमारी वेबसाइट www.studyviceofficial.com से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास A4 साइज में पूरा इसका कंपाइलेशन मिल जाएगा, चार्ट और पूरा अच्छे कंटेंट के साथ। और अगर आपको जो मैं वीडियो बनाता हूँ इसकी जो PDF डाउनलोड करनी है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद जनवरी के बाद हम फरवरी में चलते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रैमी अवार्ड देखते हैं। तो देखिए 66वें ग्रैमी अवार्ड को लॉस एंजलिस में घोषित किया गया है। तो एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, तो मिडनाइट को। टेलर स्विफ्ट इसके जो सिंगर हैं उनका मिडनाइट एल्बम को एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, तो फ्लावर्स को। माइली साइरस इसकी जो सिंगर हैं उनकी रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कौन है, फ्लावर्स। सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, तो व्हाट वाज आई मेड फॉर, बिल्ली आइलिश इसके जो सिंगर हैं, व्हाट वाज आई मेड फॉर सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट कौन है, विक्टोरिया मोनेट बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है। और बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय म्यूजिशियन बैंड जिसमें शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन के फ्यूज़न बैंड को, जो कि नाम क्या है उसका, शक्ति, तो शक्ति बैंड को अवार्ड मिला है बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम का। तो ये आपको याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू टेम्पल का उद्घाटन किया है। तो पहला हिंदू टेम्पल अबू धाबी में बना है, याद रखिएगा, अबू धाबी का ये पहला हिंदू टेम्पल है। तो 14 फरवरी को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू टेम्पल का उद्घाटन किया है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात की सांस्कृतिक और धार्मिक समावेशिता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो इसी के साथ आपको याद रखना है, तो हिंदू टेम्पल का जो उद्घाटन किया गया है ना, इस आयोजन का जो मुख्य आकर्षण क्या था, तो वैश्विक आरती इसका मुख्य आकर्षण था, जो कि दुनिया भर में स्वामी नारायण संप्रदाय के 1200 से अधिक मंदिरों में एक साथ की गई। और यह कार्य गोचास निवासी श्री अक्षर में पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा आयोजित किया गया था। और दुबई आबू धाबी शेख जायद राजमार्ग पर अल रहबा के पास 27 एकड़ की जगह पर स्थित इस मंदिर का निर्माण लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। तो कहाँ पर पहला हिंदू टेम्पल बना है, तो याद रखिएगा आबू धाबी में। इसके बाद आगे है बाफ्ता अवार्ड। तो बाफ्ता की फुल फॉर्म क्या है, तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, ये अवार्ड घोषित किया गया 2024 में। और इसके होस्ट कौन थे, तो डेविड टेनेंट इसके होस्ट थे। तो ओपनहाइमर फिल्म ने अलग अलग कैटेगरी में 7 अवार्ड अपने नाम किए हैं। और वहीं ग्रेटा गैरविक की बारबी को बाफ्टा में निराशा हाथ लगी है, जबकि पुअर थिंग्स ने 5 अवार्ड जीते हैं। तो किलर्स ऑफ द फ्लावर मून को 9 नॉमिनेशन मिले थे, लेकिन एक भी अवार्ड नहीं जीत पाया। यानी कि ये मूवी 9 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई, लेकिन एक भी अवार्ड जीत नहीं पाई। तो अवार्ड मिले किसे, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ओपनहाइमर को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को ओपनहाइमर के लिए। लीडिंग एक्टर का अवार्ड मिला है किलियन मर्फी को ओपनहाइमर के लिए। लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एमा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए। सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ओपनहाइमर के लिए। सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है डवाइन जो रैंडोल्फ को द होल्डोवर्स के लिए। ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड मिला है ओपनहाइमर। सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है ओपनहाइमर। और एडिटिंग का अवार्ड मिला है ओपनहाइमर। तो आप देख रहे हैं कि ओपनहाइमर का इसमें वर्चस्व रहा है। बेस्ट एक्टर,
डायरेक्टर, लीडिंग एक्टर, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और ओरिजिनल स्कोर सभी में ओपनहाइमर को ही अवार्ड मिला है। इसके बाद आगे चलते हैं तो 70वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये भी देख लेते हैं। ये दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को, उनकी मूवी जवान के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है जवान को ही। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है संदीप रेड्डी वेंगा को, जो कि एनिमल मूवी के डायरेक्टर हैं। इसके बाद आगे है कि क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विकी कौशल को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड करीना कपूर को। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग बेस्ट फिल्म कौन सी थी? ट्वेल्थ फेल। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? एटली। वैसे तो आपको ये अवार्ड याद रखने हैं, ऊपर वाले 4, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, फिल्म और डायरेक्टर। तो एक्टर शाहरुख खान, एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, फिल्म है जवान और डायरेक्टर कौन है? संदीप वेंगा रेड्डी। और इसी के साथ सपोर्टिंग एक्टर का रोल किसे मिला था अवार्ड? अनिल कपूर को एनिमल मूवी के लिए। सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? डिम्पल कपाड़िया को पठान मूवी के लिए। प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे मिला है मेल में? वरुण जैन और सचिन जिगर को तेरे वास्ते गाने के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड फीमेल में किसे मिला है? शिल्पा राव को बेशरम रंग के लिए। बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड किसे मिला है? जावेद अख्तर को निकले थे कभी हम घर से, ये जवान मूवी का गाना है, उसके लिए मिला है। बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड गुड मॉर्निंग को मिला है। और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड ओपनहाइमर को मिला है। और इसी के साथ OTT के लिए भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो OTT में किसे मिला है? तो बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज़ में OTT के लिए शाहिद कपूर को मिला है, उनकी फर्जी वेब सीरीज़ के लिए। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड वेब सीरीज़ में मिला है सुष्मिता सेन को आर्या 3 वेब सीरीज़ के लिए। बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज़ क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग आदित्य रॉय कपूर रहे हैं, आदित्य रॉय कपूर नाइट मैनेजर के लिए। बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज़ क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग एक्ट्रेस कौन रही हैं? तो करिश्मा तन्ना, स्कूप। बेस्ट वेब सीरीज़ का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट वेब सीरीज़ का अवार्ड मिला है फर्जी को। और बेस्ट वेब सीरीज़ क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग कौन सी रही है? क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग द रेलवे मैन। तो OTT के लिए भी पुरस्कार दिए गए हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं तो PM मोदी के द्वारा गगनयान मिशन का उद्घाटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई केंद्र की अपनी यात्रा के दौरान भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए प्रशिक्षण ले रहे 4 एस्ट्रोनॉट की पहचान का खुलासा किया है कि कौन से 4 एस्ट्रोनॉट होंगे जो कि गगनयान मिशन में हिस्सा लेंगे। इन 4 एस्ट्रोनॉट का नाम आपको याद रखना है। तो कौन कौन से ये अंतरिक्ष यात्री हैं? तो देखिए, बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और कमांडर S शुक्ला। इन चारों का नाम आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गगनयान मिशन से रिलेटेड कौन इसमें नहीं है, तो आपको चारों नाम याद होने चाहिए कि बालकृष्णन नैयर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और S शुक्ला। इसके बाद आगे चलते हैं तो 96 ऑस्कर अवार्ड देख लेते हैं। तो जो ऑस्कर अवार्ड है ये तो आपको पता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। द ऑस्कर 2024 जो सेरेमनी हुई है ये कहाँ पर हुई है? तो ज़्यादातर होती ही कहाँ पर है? ये डोल्बी थिएटर जो कि लॉस एंजलिस अमेरिका में है, वहाँ पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। और होस्ट कौन था? तो होस्ट थे जिम्मी किमेल। याद रखिएगा, जिम्मी किमेल इसके होस्ट थे। और जो ओपनहाइमर मूवी है ना, ये सबसे ज़्यादा इसमें मतलब कि 13 नॉमिनेशन इस मूवी को मिले हैं। और ज़्यादातर जो अवार्ड है वो भी ओपनहाइमर को ही मिले हैं। जैसे आप देखेंगे कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो ओपनहाइमर का एक्टर है किलियन मर्फी। आप देख रहे होंगे ज़्यादातर जो भी बेस्ट एक्टर के अवार्ड हैं इस बार किलियन मर्फी को ही मिले हैं। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? क्रिस्टोफर नोलन ओपनहाइमर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एमा स्टोन को। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है ओपनहाइमर को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है डविने जो रैंडोल्फ को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को। तो फरवरी के बाद अब हम चलते हैं मार्च में। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो कि 2024 में आई है। तो फिनलैंड को लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। तो हर बार ज़्यादातर फिनलैंड को ही सबसे खुशहाल देश कहा जाता है, इसीलिए फिनलैंड को हम पढ़ते हैं फनलैंड। फनलैंड से आपको याद रहेगा कि सबसे खुशहाल देश है, ये फिनलैंड नहीं है, ये फनलैंड है। इसे 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। तो नंबर 1 पर है फिनलैंड, नंबर 2 पर है डेनमार्क और नंबर 3 पर है आइसलैंड। तो पहले 3 आपको पता होने चाहिए। और भारत का नंबर क्या है? तो भारत
126 नंबर पर है। 126वां स्थान है खुशहाली में भारत का। और नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर है फिनलैंड। और इसी के साथ जो अफगानिस्तान है ये सबसे निचले पायदान पर है। अफगानिस्तान सबसे अप्रसन्न देश है। सूची में सबसे नीचे अफगानिस्तान है, जो कि 2020 में तालिबान की नियंत्रण हासिल करने के बाद मानवीय संकट से जूझ रहा है। और रैंकिंग में उल्लेखनीय परिवर्तन देख लेते हैं। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, और जर्मनी पहली बार शीर्ष 20 देशों में सबसे खुशहाल देशों से बाहर हो गए हैं। तो जो अमेरिका और जर्मनी पहले टॉप 20 में रहते थे, ये टॉप 20 से बाहर हो चुके हैं। अमेरिका इस बार 23rd नंबर पर है और जो जर्मनी है 24th नंबर पर है। कोस्टा रिका और कुवैत ने 12वें और 13वें स्थान पर शीर्ष टॉप 20 में एंटर किया है, प्रवेश किया है इस बार। और रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे खुशहाल देशों में अब दुनिया का कोई भी सबसे बड़ा देश शामिल नहीं है। यानी कि जो सबसे बड़े देश हैं अपने आप को कहलाते हैं, इस बार कोई भी खुशहाल देशों में शामिल नहीं है। तो ये रैंकिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अप्रैल में देखते हैं तो हॉकी इंडिया अवार्ड किसे मिला है? तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है हार्दिक सिंह को। और वुमेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला है सलीमा टेटे को। तो सलीमा टेटे और हार्दिक सिंह इंपॉर्टेंट नेम है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। हॉकी इंडिया अवार्ड है, हर बार पूछे जाते हैं। इसके बाद हॉकी इंडिया अवार्ड में आगे देख लेते हैं, जो अदर अवार्ड है वो देख लेते हैं। तो PR श्रीजेश को गोल कीपर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, 5 लाख रुपए धनराशि मिली है। तो गोल कीपर ऑफ द ईयर कौन है? PR श्रीजेश। डिफेंडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? हरमनप्रीत सिंह को। मिडफील्डर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है हार्दिक सिंह को। फॉरवर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है अभिषेक को। वुमेन्स अंडर 21 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? दीपिका सोरेन को। और उसके साथ मैन में देखा जाए अंडर 21 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है कौन? अरिजीत सिंह हुंडल को। उसी के साथ प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन हमने पढ़ ही लिया, सलीमा टेटे को मिला है। और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? इंपॉर्टेंट नेम है। तो अशोक कुमार को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो आपको ये 2 नाम तो याद होने चाहिए कि मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड हार्दिक सिंह को मिला है और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड सलीमा टेटे को मिला है। इसके बाद आगे अब हम जो फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट सूची है, यानी कि जो अरबपतियों की सूची है वो देख लेते हैं। तो फोर्ब्स की 38वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2024 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची की जगह पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं और ये 9वें स्थान पर हैं। तो सबसे कम आयु के भारतीय अरबपति कौन है? तो इस बार जो फोर्ब्स ने अपनी मैगजीन जारी की है ना, उसमें सबसे कम आयु के भारतीय अरबपति कौन है? तो निखिल कामत, जिनकी आयु कितनी है? 37 वर्ष की आयु में जेरोधा, इनका जो एप्लीकेशन है जेरोधा के ये को फाउंडर हैं। निखिल कामत फोर्ब्स की सूची में सबसे कम आयु के भारतीय अरबपति हैं। इनका नाम क्या है? निखिल कामत, जो कि आप देखते हैं आपने कईयों ने डाउनलोड भी किया होगा ये ऐप। ये क्या करता है? ब्रोकिंग ऐप है, जो आपकी शेयर मार्केट में जो आप पैसा लगाते हैं, शेयर वगैरह खरीदते हैं, तो जेरोधा ऐप इसके लिए फेमस है। तो वैश्विक धन में अरबपतियों की संख्या कितनी है? तो देखिए फोर्ब्स की रिपोर्टिंग के मुताबिक दुनिया में 77 देशों में 2781 अरबपति हैं। और अरबपतियों की जो इनकम है इसे कंबाइन कर लिया जाए तो कितनी होगी? तो 14.2 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि 2023 के मुकाबले 2 ट्रिलियन डॉलर ज़्यादा है, उतनी वृद्धि हुई है। तो आगे अब हम कंट्रीज विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर देख लेते हैं कि किस देश के पास कितने अरबपति हैं। तो नंबर 1 पर तो आपको पता ही होगा अमेरिका आता है। अमेरिका में 813 अरबपति हैं, जिनकी अगर इनकम को कंबाइन कर लिया जाए तो कितना बनेगा? 5.7 ट्रिलियन डॉलर। तो आप देख रहे हैं 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का भारत सपना देख रहा है। और इनके जो 813 अरबपति हैं, इनकी इनकम कंबाइन कर ली जाए तो 5.7 ट्रिलियन डॉलर बनेगी। उसके साथ दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो चाइना के पास 406 अरबपति हैं, जिनकी इनकम इतनी होगी 1.3 ट्रिलियन डॉलर। और उसी के साथ नंबर 3 पर कौन आता है? तो नंबर 3 पर भारत के पास 200 अरबपति हैं, इनकी इनकम होगी 954 बिलियन डॉलर। और उसी के पास 4th नंबर पर कौन है? जर्मनी। 5वें नंबर पर कौन है? तो रशिया 5वें नंबर पर आता है अरबपतियों के मामले में, क्योंकि ये आपको पता है कम्युनिस्ट कंट्री है। वैसे तो कम्युनिस्ट चाइना भी है, पर नाम मात्र के हैं। तो नंबर 1 पर USA है, नंबर 2 पर चाइना है, नंबर 3 पर कौन है? इंडिया है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हम अब कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कि बिलियनियर हैं वो देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर ये फोर्ब्स की मैगजीन के अकॉर्डिंग है, ये चेंज होते रहते हैं,
पर मैगजीन साल में एक ही बार आती है, तो उसमें नंबर 1 पर कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली, ये नंबर 1 पर है 233 बिलियन डॉलर के साथ। नंबर 2 पर है एलन मस्क, नंबर 3 पर है जेफ बेजोस, नंबर 4 पर मार्क जुकरबर्ग, 5वें पर लैरी एलिसन, 6ठे पर वॉरेन बफेट, 7वें पर बिल गेट्स, 8वें पर स्टीव वाल्मर, 9वें पर मुकेश अंबानी। इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय हैं और ये 9वें नंबर पर है। इकलौते भारतीय हैं जो कि टॉप 10 में है। नंबर 10वें पर कौन है? लैरी पेज। ये टॉप 10 आपको याद होने चाहिए, मतलब टॉप 10 नहीं याद होने चाहिए, बस इनके नाम पता होने चाहिए, ये टॉप 10 में है। और मुकेश अंबानी का पता होना चाहिए कि कौन सी रैंक है, तो 9वें नंबर पर है। और अगर हम भारतीयों में देखें कि भारतीयों में टॉप 10 इंडियन बिलियनियर कौन है, तो मुकेश अंबानी नंबर 1 पर आएंगे, गौतम अडानी नंबर 2 पर आएंगे और शिव नाडार नंबर 3 पर। तो टॉप 3 याद रख लेना। भारतीयों में नंबर 1 पर अंबानी सबसे ज़्यादा अमीर हैं, नंबर 2 पर गौतम अडानी हैं और नंबर 3 पर शिव नाडार हैं। ये टॉप 3 भारतीय याद रख लेना। तो आगे अब हम 13th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड देख लेते हैं, जो कि 2024 में हुआ है। इसका 13वां संस्करण है और ये कहाँ पर हुआ है? तो ये जॉर्जिया के शहर तस्कालतुबो में हुआ है। और कौन सा संस्करण है? तो 13वां संस्करण है। इसके बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें भारतीय दल विजयी रहा है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो कौन कौन से स्टूडेंट थे जिन्हें मेडल मिला है? तो गुंजन अग्रवाल, इन्हें सिल्वर मेडल मिला है, हरियाणा की हैं। संजना फिलो, इन्हें भी सिल्वर मेडल मिला है, ये केरला तिरुवनंतपुरम की हैं। लारिसा, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ये हरियाणा हिसार से हैं। और साई विट्ठल पाटिल, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ये पुणे महाराष्ट्र की हैं। तो गुंजन, संजना, लारिसा और साई विट्ठल, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं। तो प्रतिष्ठित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात व्यक्ति कौन है? तो हिंदी फिल्म की सुपरस्टार हेमा मालिनी और सायरा बानो के साथ कला और संस्कृति के क्षेत्र की अन्य प्रमुख हस्तियों को प्रतिष्ठित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पुरस्कार समारोह 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगा। तो इन्हें सम्मानित किया जाएगा। नाम की घोषणा कर दी गई है। तो 10 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। तो कौन सी 10 हस्तियां हैं? तो पहला नाम है उमा शर्मा। ये कथक, कौन सा डांस फॉर्म? कथक। कथक से संबंधित हैं। ये पूछ लिया जा सकता है कि उमा शर्मा कौन सी डांस फॉर्म से संबंधित हैं? तो कथक से। उमा, रमा, उमा, ये तीनों ही आप देख रहे हैं ना, उमा शर्मा, रमा, उमा डोगरा, तीनों ही कथक से संबंधित हैं। तो उमा, रमा, उमा तीनों कथक से संबंधित हैं। हेमा मालिनी भी आपको पता होगा कथक कर लेती हैं, ये फिल्म एक्ट्रेस हैं, ये भी कथक कर लेती हैं। सायरा बानो, ये भी कथक कर लेती हैं। 5 नाम ये हो गए। उसके बाद देखिए 6ठा नाम है संध्या पुरिचा, चेयरमैन ऑफ संगीत नाटक एकेडमी, ये भरतनाट्यम करती हैं, इन्हें मिला है। उसके बाद है डॉक्टर मालविका मित्रा, इन्हें कथक के लिए मिला है। प्राची शाह, इन्हें भी कथक के लिए मिला है। असीम बंधु भट्टाचार्य, इन्हें भी कथक के लिए मिला है। पंडित राजेंद्र गांगनी, इन्हें भी कथक के लिए मिला है। तो इसमें आप देखेंगे कि भरतनाट्यम के लिए संध्या पूर्णिमा को मिला है, संध्या पुरुषा को मिला है। और उसके पीछे आप देखेंगे कि बाकी सबको कथक के लिए मिला है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हम मई में चलते हैं। तो मई में आपको पता है आईपीएल हुआ था। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है आईपीएल 2024 का खिताब। तो कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच में ये फाइनल का मुकाबला हुआ था। और फाइनल का मुकाबला हुआ कहाँ पर था? तो चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में फाइनल का मुकाबला हुआ था। और इस मैच में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। और इस मैच में हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 114 रनों का लक्ष्य तैयार किया। और जवाब में कोलकाता ने 10.3 ओवर में 2 विकेट गंवाकर ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया था और हैदराबाद को 8 विकेटों से हरा दिया था। तो कौन जीता था? तो कोलकाता नाइट राइडर्स इस बार का आईपीएल जीती है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स को अवार्ड मिला है। तो सबसे पहले विनर कौन है? तो विनर है केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स। रनर अप कौन है? तो सनराइजर हैदराबाद। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड किसे मिला है? तो नीतीश कुमार रेड्डी को मिला है, ये सनराइजर हैदराबाद के प्लेयर हैं। अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन किसे मिला है? सुनील नारायण को मिला है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? ये भी सुनील नारायण को मिला है। ऑरेंज कैप होल्डर कौन रहे हैं? तो विराट कोहली,
इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए। पर्पल कैप होल्डर कौन रहे हैं? तो हर्षल पटेल। मोस्ट सिक्सेस अवार्ड किसे मिला है? तो सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए? अभिषेक शर्मा ने। सबसे ज़्यादा चौके किसने लगाए? तो ट्रेविस हेड ने सबसे ज़्यादा चौके लगाए हैं। उसके बाद बेस्ट स्ट्राइक रेट अवार्ड किसे मिला है? ये आपको इतना याद नहीं रखना, बाकी सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कौन रहे? मिचेल स्टार्क। ये आप याद रख लेना। बाकी जो मैंने आपको पीछे बताया ना, ये सब आप नाम याद रखना, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ऑरेंज कैप पूछा जाता है, पर्पल कैप भी याद रख लेना। ऑरेंज कैप विराट कोहली, पर्पल कैप हर्षल पटेल, विनर, रनर अप, ये आपको याद होने चाहिए। आगे देखते हैं। तो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ 2024, तो पर्यावरण में जिसने अच्छा काम किया होता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है और इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को प्रतिष्ठित 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो देख लीजिए, भारत से किसे चुना गया है? तो भारत क्या, एशिया से पूरे एशिया में भारतीय आलोक शुक्ला को चुना गया है। अलग अलग कॉन्टिनेंट से चुना जाता है। तो अगर आप देखेंगे, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका से चुना गया है किसे? मार्केल गोम्स को, जो कि ब्राज़ील के हैं। आइलैंड और आइलैंड नेशन से चुना गया है ऑस्ट्रेलिया के किसे? मरवाहा मारुचि जॉनसन को। और इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट है, ये नाम सबसे इम्पोर्टेंट है, आलोक शुक्ला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आलोक शुक्ला का नाम इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि एशिया में भारतीयों को चुना गया है और आलोक शुक्ला को गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ 2024 मिला है। ये आप याद रख लेना, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लेना। उसके बाद आगे देखते हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है? ये एक बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के रूप में भी जाना जाता है। ज़्यादातर यही नाम लिखा होता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो भारत ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में अपनी रैंक में 2 स्थान का सुधार किया है। भारत की जो रैंक थी 2023 में, दुनिया के 180 देशों में भारत 161वें नंबर पर था और अब भारत 159 नंबर पर है, 159वें नंबर पर है। तो 2 अंकों का सुधार तो हुआ है, लेकिन अब भी भारत बहुत ही नीचे पायदान पर है। आप देखेंगे तो 180 देशों में 159वें नंबर पर है भारत। इसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में अगर आप हालात देखेंगे तो इंडिया से बेटर रैंक है पाकिस्तान की भी और श्रीलंका की भी। पाकिस्तान की रैंक है 152 और श्रीलंका की रैंक है 150 प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में, और भारत की रैंक आप देखेंगे तो 159 है। हालांकि आप चाइना की रैंक देखेंगे तो चाइना में तो वैसे भी डेमोक्रेसी है नहीं, वहाँ पर तो तानाशाही है। तो चाइना 172वें नंबर पर है प्रेस सूचकांक के मामले में, लेकिन भारत की जो रैंक है वो 159वीं है, 159। ये आपको याद होना चाहिए। तो आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जो प्रेस सूचकांक है ना, इसमें टॉप 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो नंबर 1 पर है नॉर्वे, नंबर 2 पर है डेनमार्क और नंबर 3 पर है स्वीडन। तो टॉप 3 आपको पता होनी चाहिए। टॉप 3 ना भी पता हो तो शीर्ष पे जो नंबर है, यानी कि जो टॉप पर कंट्री है, वो तो आपको पता होनी चाहिए। तो प्रेस फ्रीडम के मामले में जो नॉर्वे है ना, ये सबसे ऊपर है। तो ऊपर के देश हमने देख लिया, नॉर्वे नंबर 1 पर है। सबसे आखिर में कौन है? तो सबसे आखिर में है इरिट्रिया, 180वें नंबर की रैंक है इसकी इरिट्रिया की, ये सबसे आखिर में है। भारत की रैंक कितनी है? तो भारत 159 नंबर पर है, 180वें सबसे आखिरी पायदान पे इरिट्रिया है और नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे है नॉर्वे, याद रखिएगा। तो आगे हम जून में देखते हैं। तो जून में आपको पता है T20 वर्ल्ड कप हुआ है, 1 से लेकर 29 जून तक वर्ल्ड कप चला है। टूर्नामेंट का फॉर्मेट क्या था? पहले ग्रुप स्टेज के मैच हुए, फिर नॉकआउट मैच हुए थे। 9वां संस्करण था, होस्ट कंट्री थी वेस्ट इंडीज़ और यूनाइटेड स्टेट। तो यह टूर्नामेंट दूसरी बार वेस्ट इंडीज़ के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जबकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में खेले जाने वाला पहला प्रमुख ICC टूर्नामेंट था। तो USA ने पहली बार होस्ट किया है, लेकिन जो वेस्ट इंडीज़ है इसने ये दूसरी बार होस्ट किया है। आगे अब हम देखते हैं। तो आप देखेंगे टोटल 55 मैच हुए हैं, जिसमें 20 कंट्रीज़ ने भाग लिया है, 20 देशों ने भाग लिया है। आपको देशों के नाम भी याद होने चाहिए। ये पूछ लिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं था। अगर आपको पता होंगे तभी तो याद होगा। मुख्य देशों के नाम तो आपको पता होंगे, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये तो क्रिकेट खेलते ही हैं। अफ्रीका में देखा जाए तो नामीबिया, ओमान, साउथ अफ्रीका, युगांडा। तो ओमान, युगांडा आप याद रखिएगा। नॉर्थ अमेरिका में देखा जाए तो कनाडा,
यूएसए, इन दोनों ने पहली बार भाग लिया है। कनाडा, यूएसए और यहाँ पर युगांडा भी देखा जाए तो युगांडा ने भी पहली बार मतलब T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है, क्वालिफाई किया है। यूरोप में देखा जाए तो इंग्लैंड, आयरलैंड, नेदरलैंड और स्कॉटलैंड। कैरिबियन देशों में वेस्ट इंडीज़। ओशिनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पपुआ न्यू गिनी। तो कनाडा, युगांडा और यूएसए क्वालिफाई करने वाले T20 वर्ल्ड कप की पहली टीमें हैं। कौन सी? कनाडा, युगांडा और यूएसए ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया है और खिताब अपने नाम किया है। तो भारत T20 वर्ल्ड कप जीत गया है और साउथ अफ्रीका को इसने हराया है। और फाइनल का मुकाबला हुआ कहाँ पर था? तो वेस्ट इंडीज़ के बारबाडोस के कैंसिंगटन ओवल स्टेडियम में ये फाइनल मैच खेला गया है, जिसमें भारत ने 176 रन का टारगेट रखा था और 169 रन पर साउथ अफ्रीका हार गई थी, तो जिससे 7 रन से भारत जीत गया था। और भारत ने साल 2007 के बाद दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की है। भारत जो इसका सबसे पहला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में, वो भी भारत ने जीता था। और अभी जो 2024 में हुआ है, ये T20 वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता है। तो T20 वर्ल्ड कप के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे वो भी देख लीजिए। तो शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, क्रिस गेल को बनाया गया था और उसेन बोल्ट आपको पता है कि धावक हैं, ये वेस्ट इंडीज़ के ही हैं, तो इसीलिए वेस्ट इंडीज़ में देखा जाए तो जमैका के ही हैं, तो इसीलिए इन्हें भी बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और इनके पास नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। ये 4 ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। और T20 वर्ल्ड कप में ऑफिशियल एंथम सॉन्ग कौन सा था? तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ये ऑफिशियल एंथम था, आधिकारिक सॉन्ग था। और यह सॉन्ग किसने गाया था? तो सेन पॉल और कैस ने ये सॉन्ग गाया था। तो आगे अब हम कुछ बैटिंग स्टैट देख लेते हैं, बल्लेबाजी में कुछ स्टैट देख लेते हैं। तो इस बार T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं 281 गुरबाज ने। तो रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा रहे हैं, रोहित शर्मा ने 257 रन बनाए हैं। तो नंबर 1 पर गुरबाज रहे हैं, भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बॉलिंग में स्टैट देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी फजल हक फारूकी ने 17 विकेटें ली हैं और अर्शदीप सिंह भी जो कि दूसरे नंबर पर रहे हैं, इन्होंने भी 17 विकेटें ली हैं। एवरेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नंबर 1 पर फजल हक फारूकी आ जाते हैं, क्योंकि इनकी एवरेज अर्शदीप से बढ़िया है, इसलिए रैंकिंग में ये 1 पर आ गए हैं। पर विकेटें दोनों ने बराबर ही ली हैं। तो अर्शदीप सिंह भारतीय खिलाड़ी और फजल हक फारूकी दोनों ने 17 विकेटें ली हैं। और जसप्रीत बुमराह तीसरे नंबर पर रहे हैं, इन्होंने 15 विकेटें ली हैं। देखा जाए तो फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसे मिला है? तो विराट कोहली को मिला है। विराट कोहली ने 59 बॉल्स पर 76 रन बनाए थे फाइनल में, तो प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली को मिला है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह ने 15 विकेटें ली हैं, जिससे इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला है। तो आगे अब हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आई है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग आई है, जिसे यूएस वर्ल्ड जारी करता है, इसमें 1500 यूनिवर्सिटी को देखा गया है, जिसमें से 105 हायर एजुकेशन सिस्टम को लिया गया है। और नंबर 1 पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे MIT कहते हैं, जो कि यूएस कैम्ब्रिज में है, ये नंबर 1 पर रही है। तो नंबर 1 पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, जिसका ओवरऑल स्कोर है 100, जो कि कैम्ब्रिज यूएस में है। और नंबर 2 पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो इंपीरियल कॉलेज लंदन में है, जो कि लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, ये नंबर 2 पर रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नंबर 3 पर रही है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नंबर 4 पर रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नंबर 5 पर रही है। ये 5 यूनिवर्सिटी हैं। नंबर 1 पर MIT है, याद रखेगा। और भारतीय यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है? तो भारत की यूनिवर्सिटी देखी जाए तो 118वें नंबर पर भारत की यूनिवर्सिटी आती है, जो कि IIT बॉम्बे है। भारत की यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो ये नंबर 1 पर होगी। लेकिन ओवरऑल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में देखा जाए ना, तो जो हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आ रही है, ये 118वें नंबर पर आ रहा है, IIT बॉम्बे, याद रखेगा। और दूसरे नंबर पर देखा जाए भारत के अकॉर्डिंग तो IIT दिल्ली है, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये 150वें नंबर पर है। उसके बाद आगे हम G7 समिट देखते हैं, जो कि कहाँ पर हुआ? इटली में हुआ है। 50वां इसका संस्करण था और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने
नवंबर 2023 में इसकी घोषणा की थी कि फसानो शहर में ये सम्मेलन का मुख्यालय होगा। जहाँ पर यह सम्मेलन होता है वहीं पर इसका मुख्यालय होता है उस साल। तो फसानो शहर में ये हुआ था। तो जॉर्जिया मेलोनी ने 50वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। 49th कहाँ पर हुआ था? इससे पिछले वाला जापान में हुआ था, इस बार इटली में हुआ है। अगला G7 समिट कनाडा में होगा। तो G7 में कौन कौन से देश आते हैं? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए ये G7 में आते हैं। पहले रशिया भी इसका मेंबर था, पर रशिया को बाद में निकाल दिया गया था क्योंकि इसने यूक्रेन के क्रीमिया आइलैंड पर कब्जा कर लिया था, इसलिए इसे बाहर कर दिया गया था। तो अब G7 कंट्रीज आपको याद रखनी है: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। उसके बाद आगे देखते हैं। तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 को जो इटली देश के अपूलिया के फसानो शहर में आयोजित किया गया है, इस आयोजन में 7 सदस्य देश के नेता तो शामिल हुए थे क्योंकि G7 है ना, ग्रुप ऑफ 7। तो 7 सदस्य देशों के नेताओं के साथ साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधित्व करने वाले यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी शामिल हैं। तो इसमें यूरोपीय संघ के अध्यक्ष भी हैं और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी शामिल हैं, और इसके साथ 7 जो प्रमुख देश हैं इनके नेता भी शामिल हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। तो इस बार का जो G7 समिट था ना, उसका मेन एजेंडा क्या था? तो मेन एजेंडा था जलवायु परिवर्तन और विकास, गाजा में जो युद्ध हो रहा है इजराइल के द्वारा उस पर विराम लगाना, यूक्रेन के विरुद्ध रूस का आक्रामक युद्ध जो हो रहा है इस पर विराम लगाना, जो माइग्रेशन हो रही है इटली में अफ्रीकियों के द्वारा उस पर अंकुश लगाना, हिंद प्रशांत और आर्थिक सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धि यानी कि AI और अफ्रीका भूमध्य सागरीय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो इस बार इटली में जो ये आयोजन हुआ है G7 का, उसमें ये एजेंडा रहा है। तो एजेंडा भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो किन किन नेताओं ने भाग लिया था? तो जो 7 प्रमुख देश हैं उनके कौन कौन से नेता आए थे? तो कनाडा से जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस से इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी से ओलाफ स्कोल्ज चांसलर, इटली से उनकी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ये तो मेजबान थी, होस्ट कंट्री, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो पहले प्रधानमंत्री थे उस समय, यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन, और इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वार्डेन लोयन, और यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष हैं यूरोपीय परिषद के चार्ल्स मिशेल, ये भी शामिल हुए थे। तो 7 देशों के अतिरिक्त कुछ आमंत्रित देश भी थे, इनवाइटेड गेस्ट भी थे। तो 12 देशों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें से कौन कौन से देश हैं? तो अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेबोनो को, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो, और इसी के साथ ये कितने हो गए? 3 3 6। तो 12 देश आमंत्रित हुए थे, और इसी के साथ 6 और कौन से हैं? तो जैसे यूरोपियन यूनियन है ऐसे अफ्रीकी यूनियन है। तो अफ्रीकी यूनियन के जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो आए थे। ट्यूनीशिया देश के राष्ट्रपति कैस सईद आए थे, तुर्की राष्ट्रपति एर्दोआन, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद, और वेटिकन सिटी के जो पोप हैं पोप फ्रांसिस को भी आमंत्रित किया गया था। तो 12 आमंत्रित देशों के नेता थे, ये भी आप याद रख लेना। और इसी के साथ ये भी याद कर लेना कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भी 5 अतिथियों को आमंत्रित किया गया था। तो कौन कौन से? अफ्रीकी विकास बैंक के अध्यक्ष को अदेसीना को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य परिचालन अधिकारी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को, और इसी के साथ आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के महासचिव कौन से? मैथियास कोरमैन को, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को भी आमंत्रित किया गया था। क्योंकि G7 इम्पोर्टेंट समिट था, इसलिए आपको इतना कुछ पता होना चाहिए। अब हम एक एक करके कैटेगरी वाइज इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्तमान में कौन क्या था। तो सबसे पहले संवैधानिक पदाधिकारी पर कौन कौन है? तो 3 पोस्ट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, और प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। अब न्यायिक प्रमुख देख लेते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश कौन है? CJI कौन है? तो DY चंद्रचूड़, ये मुख्य न्यायाधीश हैं। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो R वेंकट रमन। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। ये न्यायिक प्रमुख है। इसके बाद आगे देखते हैं। अब हम संसदीय प्रमुख देखते हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़।
राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो मल्लिका अर्जुन खड़गे ये नेता विपक्ष के नेता हैं। और राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो जेपी नड्डा ये सत्ता पक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे। ये राज्यसभा हो गई। लोकसभा में अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ओम बिरला को दोबारा से बनाया गया है। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा में जो विपक्ष है इसके नेता कौन बने हैं? तो राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुना गया है। आगे हम इलेक्शन कमीशन देखते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार। इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सहायता के लिए दो इलेक्शन कमिश्नर चुने जाते हैं। एक हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखबीर संधू। ये जितने भी नाम हैं एक बार बस आप इन्हें सुन लीजिए ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएं। दोबारा आप इसे रिवाइज कर लेंगे, आपको याद हो जाएंगे। और एक बार ध्यान से इन्हें सुन लीजिए जो भी मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो एक पद होता है सीएजी, एक होता है सीजीए। तो सीएजी यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और सीजीए महालेखा महानियंत्रक कौन है? तो एस दुबे ये सीजीए हैं। सीएजी हैं कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। और सीजी हैं एस दुबे। इसके बाद हम सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख देख लेते हैं। तो वर्तमान में सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ये सीडीएस हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वीआर चौधरी ये वायुसेना अध्यक्ष हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी ये थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी। नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना अध्यक्ष हैं वीआर चौधरी। तो ये सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख हैं। अब हम अर्धसैनिक बलों के प्रमुख देख लेते हैं। सबसे पहले एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? नीना सिंह। इसके बाद आगे है तो आगे एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसके महानिदेशक हैं नलिन प्रभात। एसपीजी के निदेशक हैं आलोक शर्मा। आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक हैं राहुल रसगोत्रा। एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर इसके महानिदेशक हैं गुरबीर पाल सिंह। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं राकेश पाल। एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। आरपीएफ के महानिदेशक हैं मनोज यादव। असम राइफल के महानिदेशक हैं प्रदीप चंद्रन नायर। होमगार्ड के महानिदेशक हैं विवेक श्रीवास्तव। ये जो ये डायरेक्टर जनरल हैं अर्धसैनिक बलों के, ये भी एक बार पढ़ लेना। इसके बाद आगे हम चलते हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव पर। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के सीईओ हैं। उसके बाद हम देखें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहिर ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। पहले ये पद रिक्त था लेकिन अब अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? किशोर मकवाना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण अध्यक्ष एवं प्रमुख देख लेते हैं, जैसे कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवी पुरी बुच ये सेबी के अध्यक्ष हैं। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष कौन है? तो रवि अग्रवाल ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नवे बने हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। सीबीआईसी केंद्रीय अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स पर कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। इसमें रवि अग्रवाल हैं, इसमें संजय कुमार अग्रवाल हैं। सीबीडीटी के इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी हाल ही में बने हैं। यूआईडीआई आधार कार्ड वाली संस्था, इसके सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ ये इसरो के अध्यक्ष हैं।
उसके बाद आगे है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख। तो आगे हम जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, इनके भी प्रमुख देख लेते हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र है ना, संयुक्त यूनाइटेड नेशन, इसके महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस इसके महासचिव हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये IMF की प्रबंध निदेशक हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है? नगोजी ओकोंजो इवेला, अफ्रीका की हैं। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजोले, फ्रांस के हैं। सार्क के महासचिव कौन है? तो इसाला रुवन विराकून, श्रीलंका के हैं। नाटो के महासचिव कौन है? तो मार्क रूटे, ये नीदरलैंड के हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है? तो वोल्कर तुर्क, ये मानवाधिकार आयोग के प्रमुख हैं। तो आगे अब हम जो इस साल चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं रही हैं ना, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे प्रीति रजक, ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी हैं, प्रीति रजक। रितु बहारी, ये उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, उत्तराखंड हाई कोर्ट की। क्या नाम है? रितु बहारी। और जो नीना सिंह है, ये CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी है। ये जितने भी नेम हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन्हें याद रखना। जैसे अगला नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति, ये मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक बनी है। मनीषा पहाड़ी, ये भारत की पहली महिला ADC बनी है। परमिला मलिक, ये ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। दीपिका मिश्रा, ये वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है। गीता राणा, ये लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी है, गीता राणा। लॉन्स नायक मंजू, ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी है। इनका क्या नाम है? लॉन्स नायक मंजू। डॉक्टर अलका मित्तल, ये ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये सभी चर्चित महिलाएं हैं। इसके बाद आगे है PT उषा, ये पहली महिला अध्यक्ष हैं भारतीय ओलंपिक संघ की, इंपॉर्टेंट नेम है PT उषा। मेघना अहलावत, ये पहली महिला अध्यक्ष हैं भारतीय टेबल टेनिस संघ की। उसके बाद है माधवी पुरी बुच, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिवांगी सिंह, ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। कौन? शिवांगी सिंह, अभी एक एग्जाम में पूछा भी गया था। ज्योति शर्मा, ये भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है। आयशा अजीज, ये भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है। हिना जायसवाल, ये वायुसेना की पहली महिला पायलट बनी है। शिवांगी जोशी, ये नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। इंदु मल्होत्रा, ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील बनी है। ये भी इंपॉर्टेंट नेम है, ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील हैं। कौन? इंदु मल्होत्रा। इसके बाद आगे हम जो GI टैग मिले हैं ना, वो देख लेते हैं। तो GI टैग में सबसे पहले है अजरक प्रिंट। तो जो अजरक प्रिंट है ये कहाँ का है? ये गुजरात का है, जिसे GI टैग मिला है। सांजी क्राफ्ट, मथुरा का क्राफ्ट है, इसे भी GI टैग मिला है। जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा, तो जो ये रिगनाई पचरा जनजातीय पोशाक है, ये कहाँ की है? त्रिपुरा की है, और इसे भी GI टैग मिला है। गोंड, गोंड जनजाति है जो कि मध्य प्रदेश में है, और भी कई इलाकों में पाई जाती है मध्य प्रदेश के बगल, लेकिन मध्य प्रदेश की ये जनजाति है गोंड। इनकी जो पेंटिंग है ना, इसे भी GI टैग मिला है, ये मध्य प्रदेश की है। तिरंगा बर्फी बनारस की, वाराणसी की, इसे भी GI टैग मिला है। मंजुली मुखौटे, मुखौटे जो होते हैं मास्क होते हैं, और पांडुलिपि पेंटिंग असम की, इन्हें GI टैग मिला है। आदिवासी पोशाक रिसा, देखिए एक है रिगनाई पचरा, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि रिगनाई पचरा कहाँ की जनजातीय पोशाक है, क्योंकि इसे GI टैग मिला है, ये त्रिपुरा की है, पचरा त्रिपुरा की है। और जो रिसा है ना, ये भी आदिवासी पोशाक है, ये भी त्रिपुरा की है, तो दोनों याद रखिएगा। और इसके साथ सिल्वर फिलिग्री, जो कि चांदी की तारकशी होती है, ये ओडिशा की है, इसे GI टैग मिला है। ढेंकनाल मांझी, वहाँ की मिठाई है ओडिशा की, इसे भी GI टैग मिला है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है मोनपा हैंडमेड कागज़। तो मोनपा जनजाति है कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। तो उनके द्वारा जो कागज़ हैंडमेड बनाए जाते हैं, और वांचो शिल्प अरुणाचल प्रदेश का, इसे GI टैग मिला है। आदि अपोंग, गैलो वस्त्र और मारुआ अपो अरुणाचल प्रदेश का ये भी है, इसे भी GI टैग मिला है। नीशी वस्त्र, अंगन्यात मिलेट, ये भी अरुणाचल प्रदेश का है, इसे भी GI टैग मिला है। ये अरुणाचल प्रदेश के GI टैग हैं। इसके बाद खजूर है, ये कहाँ का? कच्ची खरेक, आपको पता है कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। तो कच्ची खरेक जो खजूर है,
जो गुजरात का, इसे भी जीआई टैग मिला है। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हनुमानगढ़ी है ना, वहाँ के जो बेसन के लड्डू हैं उन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। रेड आंट चटनी और डोंगरिया कोंद शोल जो कि ओडिशा की है, इसे जीआई टैग मिला है। लाजिया सावरा पेंटिंग खजूरी गुड़ ओडिशा का, इसे जीआई टैग मिला है। सिमली पाल काई चटनी ओडिशा की, ये ओडिशा के जीआई टैग हैं, इन्हें याद रखिएगा। उसके बाद आगे है ढेंकनाल मगजी नयागढ़ कांतीमुड़ी बैंगन, ये भी बैंगन कहाँ का है, ओडिशा का, इसे भी जीआई टैग मिला है। कादियाल साड़ी और तांगेल साड़ी, दोनों जो साड़ियाँ हैं ये पश्चिम बंगाल की हैं, इन्हें भी जीआई टैग मिला है। और गारत साड़ी, ये भी याद रखेगा, जो साड़ी है ना इस बार, गारत साड़ी, कादियाल साड़ी और तांगेल साड़ी ये पश्चिम बंगाल की हैं। और कलोनूनिया चावल, ये भी पश्चिम बंगाल का है, जिसे जीआई टैग मिला है। वैसे भी पश्चिम बंगाल में चावल, मछली चावल खाया जाता है ना, मछली भात, तो जो चावल है कलोनूनिया चावल, ये कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। जम्मू कश्मीर में रामवन अनारदाना को जीआई टैग मिला है। ये सारे जीआई टैग आप एक बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आगे अब हम इस बार का जो मंत्रिमंडल बना है ना वो देख लेते हैं। तो 2024 में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी है। तो इस बार 72 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें से एक तो प्रधानमंत्री हैं, 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जिनके ऊपर इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। तो इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर मैंने समझाया हुआ है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन होते हैं और राज्य मंत्री कौन होते हैं। तो वो वीडियो आप देख लेना, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 5 बने हैं और राज्य मंत्री कितने बनाए गए हैं, तो 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो किन्हें किन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है, तो प्रधानमंत्री तो ये हैं ही, और इसके साथ इनके पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है। परमाणु ऊर्जा विभाग भी इन्हीं के पास है, मतलब कि एटॉमिक एनर्जी वाला विभाग इन्हीं के पास है। अंतरिक्ष विभाग भी इन्हीं के पास है। और सभी जो महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे होते हैं, पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उसका मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी के पास है। इसके बाद है राजनाथ सिंह, ये रक्षा मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं। अमित शाह, ये गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। नितिन गडकरी, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। इसके बाद आगे है जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, इन्हें हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया है। और साथ साथ जो केमिकल और फर्टिलाइज़र मंत्री भी यही हैं। पीयूष गोयल, इन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्री बनाया गया है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर इन्हें बनाया गया है। उसके बाद आगे हैं अश्विनी वैष्णव, इम्पोर्टेंट है, ये रेल मंत्री हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। तो तीनों मंत्रालय किसे मिला है, अश्विनी वैष्णव को। इसके बाद है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये इस बार संचार मंत्री इन्हें बनाया गया है। CR पाटिल, ये जल शक्ति मंत्री बने हैं। किंजरापू राम मोहन नायडू, इन्हें नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। पहले नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, लेकिन इस बार इन्हें संचार मंत्री बनाया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं तो HD कुमार स्वामी, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इन्हें दी गई है। शिवराज सिंह चौहान, इन्हें एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया है। याद रखिएगा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। और ग्रामीण विकास मंत्री कौन बन गए हैं, शिवराज सिंह चौहान, पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय किसे दिया गया है, मनोहर लाल खट्टर को दिया गया है। इसके आगे है हरदीप सिंह पुरी, इन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर मनसुख मांडविया को श्रम एवं रोजगार मंत्री और युवा मामले एवं खेल मंत्री। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं। चिराग पासवान को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दी गई है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे है गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्हें पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री बनाया गया है। जी किशन रेड्डी को कोयला मंत्री और खान मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है। इसके बाद आगे है अन्नपूर्णा देवी, इन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बनाया गया है। किरेन रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बनाया गया है। तो माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर कौन बने हैं, किरेन रिजिजू। इसके बाद आगे चलते हैं तो प्रहलाद जोशी को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो इन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री बनाया गया है। और इसी के साथ इन्हें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी बनाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल को पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज ये मिनिस्ट्री दी गई है। इसके बाद आगे हैं
तो वीरेंद्र कुमार खट्टिक, इन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है। इसके बाद आगे हैं एस जयशंकर, इन्हें विदेश मंत्री बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री, जुअल ओराम को जनजातीय मामलों के मंत्री बनाया गया है। इसके बाद है ललन सिंह, तो ललन सिंह को पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाया गया है। निर्मला सीतारमन को वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री बनाया गया है। ये सभी मंत्रालय याद रखिएगा। वैसे भी जो निर्मला सीतारमन है पहले भी वित्त मंत्री ही थी। इसके बाद आगे हमने जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो देख लिए। अब हम जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले हैं ना, ये देख लेते हैं। तो राव इंदरजीत सिंह, इन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है, जिसमें इन्हें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय दिया गया है। इसी के साथ योजना मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद है जितेंद्र सिंह, इन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट बनाया गया है। किसका? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का। इसके बाद हैं अर्जुन राम मेघवाल और प्रताप राव गणपत राव जाधव को। तो देखिए, अर्जुन राम मेघवाल को विधि एवं न्याय मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है और प्रताप राव गणपत राव जाधव को आयुष मंत्रालय का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। हमने देखा ना कि 5 मिनिस्टर हैं जो स्वतंत्र प्रभार वाले हैं। जयंत चौधरी भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया है। ये तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले हो गए। इसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य भी हैं कि जैसे कि सबसे बुजुर्ग कैबिनेट मंत्री इस बार बने हैं जीतन राम मांझी। ये पार्टी इनकी कौन सी है? तो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। 79 वर्ष के ये हैं, 79 वर्ष के हैं जीतन राम मांझी। सबसे बुजुर्ग कैबिनेट मंत्री बने हैं। और सबसे युवा कैबिनेट मंत्री इस बार बने हैं राम मोहन नायडू। ये तेलुगु देशम पार्टी के लीडर हैं। 36 वर्ष इनकी आयु है। तो इस बार के मंत्रिमंडल में 7 पूर्व सीएम हैं, 7 महिलाएं हैं, 27 ओबीसी हैं, 10 एससी हैं, 5 एसटी हैं और कोई मुस्लिम नहीं है। ये इस बार का मंत्रिमंडल में जो मंत्री बनाए गए हैं ना, उसमें 7 पूर्व सीएम के हैं, 7 महिलाएं हैं, 27 ओबीसी समाज से हैं, 10 एससी से हैं, 5 एसटी से हैं, पर कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं बना है। बीजेपी के अतिरिक्त जो अन्य पार्टियों के कैबिनेट मंत्री हैं, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है इस बार गठबंधन की सरकार है, तो 5 सहयोगी दल के मंत्री बनाए गए हैं। कौन कौन से? तेलुगु देशम पार्टी के राम मोहन नायडू को बनाया गया है नागरिक उड्डयन मंत्री। जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह के इनको बनाया गया है पंचायती राज मंत्री। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को एमएसएमई मंत्री बनाया गया है। जनता दल सेकुलर के कुमार स्वामी को भारतीय उद्योग स्टील मंत्री बनाया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। और इसी के साथ जो स्वतंत्र प्रभार है ना, उसमें 2 सहयोगी दलों को शामिल किया गया है, मतलब उनके मंत्रियों को बनाया गया है। जैसे कि शिवसेना के प्रताप राव जाधव, इन्हें आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्रालय दिया गया है, राज्य मंत्री बनाया गया है। राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। और जो 36 राज्य मंत्री हैं ना, उसमें से 32 भाजपा के हैं, 4 सहयोगी दलों से चुने गए हैं। क्योंकि गठबंधन की सरकार है, इसलिए जो सहयोगी दल के मंत्री हैं ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे हम पहला मंत्रिमंडल भी साथ में देख लेते हैं, क्योंकि पहले मंत्रिमंडल से भी प्रश्न बन जाता है। तो भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था ना, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो पहले मंत्रिमंडल में जो मंत्री थे वो हम देख रहे हैं। तो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, पहले गृह मंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पहले खाद्य और कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह, बहुत बार पूछा गया है। वित्त मंत्री पहले थे आर.के. शनमुखम चेट्टी, कानून मंत्री थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इसके बाद पहले श्रम मंत्री थे जगजीवन राम, पहले स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमारी अमृत कौर, पहले संचार मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवई, पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पहले वाणिज्य मंत्री थे C.H. भाभा। तो ये आप याद रख लेना, क्योंकि पहला मंत्रालय भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद आगे अब हम जो इस बार भारत रत्न दिया गया है ना, वो पढ़ लेते हैं। तो हर साल 3 भारत रत्न पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, लेकिन वर्ष 2024 के लिए 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। वैसे हर साल 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन इस बार कुल 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो भारत सरकार ने घोषणा की है कि कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह,
लाल कृष्ण अडवाणी, मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, जिन्हें MS स्वामीनाथन कहते हैं, और PV नरसिम्हा राव को इस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो कौन कौन है? पहले हैं कर्पूरी ठाकुर, जो कि ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्हें जन नायक के नाम से जाना जाता है, जन नायक के नाम से लोकप्रिय थे। तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है। और उसके साथ चौधरी चरण सिंह, ये भी एक पॉलिटिशियन थे और 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 के बीच भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्यरत थे। चौधरी चरण सिंह। लाल कृष्ण अडवाणी, ये भी एक पॉलिटिशियन है जिन्होंने 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है और ये भारतीय जनता पार्टी के को फाउंडरों में से एक हैं। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है उसके को फाउंडर में से एक हैं, उसके फाउंडर में से एक हैं। तो इसके बाद है MS स्वामीनाथन। तो इनका पूरा नाम है मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन और ये एक भारतीय कृषि वैज्ञानिक, पादप अनुकांक्षविद और प्रशासक और मानवतावादी थे। और स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो भारत की हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन। इन्हें भी भारत रत्न दिया गया है। 5वें हैं PV नरसिम्हा राव। तो पामुल पर्थी वेंकट नरसिम्हा राव, जिन्हें PV नरसिम्हा राव के नाम से जाना जाता है, ये भी एक भारतीय वकील, राजनेता और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है और इन्हें भारत की अर्थव्यवस्था में विभिन्न उदार सुधारों को पेश करने के लिए जाना जाता है। इसके बाद आगे हम जो सैन्य अभ्यास हुए हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है होपेक्स 2024। ये भारत और मिस्र के बीच में सैन्य अभ्यास होता है, होपेक्स, जिसे होप एक्सरसाइज कहा जाता है। पहला फ्रीडम एज 2024, ये सैन्य अभ्यास किसके बीच में हुआ? तो दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। IMX किसके बीच में हुआ? ये भारत जापान के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ है। रेड फ्लैग एक्सरसाइज, ये बहुराष्ट्रीय होती है, बहुत से देश इसमें भाग लेते हैं। तरकश एक्सरसाइज, ये भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। शक्ति, ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। अभ्यास पूर्वी लहर, तो पूर्वी लहर भारतीय नौसेना के बीच में होता है, एक्सरसाइज है। दोस्ती, तो जो दोस्ती एक्सरसाइज है ये भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में होती है। गगन शक्ति, तो गगन शक्ति भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज है। उसके बाद है दस्तलिक, तो जो दस्तलिक अभ्यास है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। IMT ट्राइलेट 2024, ये भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में होता है। टाइगर ट्रायम्फ, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। अभ्यास लमितीय, तो जो लमितीय एक्सरसाइज है ये भारत और सेशल्स के बीच में हुई है। सी डिफेंडर्स, ये भारत और अमेरिका के बीच में हुई है। समुद्र लक्ष्मण, ये भारत और मलेशिया के बीच में हुई है। 5वां धर्म गार्जियन एक्सरसाइज, ये भारत और जापान के बीच में हुई है। शांति प्रयास, इसमें बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया है। डेजर्ट साइक्लोन, ये भारत और UAE के बीच में एक्सरसाइज हुई है। तो इतनी एक्सरसाइज आपको याद रखनी है, एक बार पढ़ लेना। आगे अब हम इंडेक्स और रैंकिंग देख लेते हैं, जिसमें हम इंडिया की रैंक देख लेते हैं और टॉप पर कौन सा देश रहा है, शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक। इसमें भारत की रैंक है 72वें नंबर पर AI में और नंबर 1 पर है सिंगापुर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक है 63 नंबर पर और नंबर 1 पर है स्वीडन। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में, तो जेंडर गैप सूचकांक में भारत की रैंक है 129, काफ़ी नीचे है और नंबर 1 पर है आइसलैंड। पर्यावरण के मामले में देखा जाए, पर्यावरण प्रदर्शन में भारत की रैंकिंग काफ़ी नीचे है, 176 नंबर पर। नंबर 1 पर है एस्टोनिया। शांति के मामले में देखा जाए तो भारत 116वें नंबर पर है और आइसलैंड नंबर 1 पर है। तो आइसलैंड शांति के मामले में भी और जेंडर गैप के मामले में भी नंबर 1 पर है। यात्रा और पर्यटन विकास के मामले में भारत की रैंक है 39, अमेरिका नंबर 1 पर है। प्रेस फ्रीडम के मामले में भारत 159 नंबर पर है, नॉर्वे नंबर 1 पर है। साइबर क्राइम के मामले में भारत की जो इंडेक्स रैंकिंग है 10वें नंबर पर है। जो रशिया है वो साइबर क्राइम के मामले में इंडेक्स में नंबर 1 पर है। इसके बाद है ग्लोबल यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत 3रे नंबर पर है
नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चाइना है और तीसरे नंबर पर भारत है। मानव विकास रिपोर्ट में 134वें नंबर पर भारत की रैंकिंग है। स्विट्जरलैंड इस पर नंबर 1 पर है। विश्व खुशहाली में देखा जाए तो भारत 126वें नंबर पर है। और फिनलैंड, जिसे मैंने आपको बताया था, इसे फनलैंड से याद रखना, फनलैंड, तो फनलैंड जो है नंबर 1 पर है। लैंगिक असमानता के मामले में भारत 108वें नंबर पर है और फिनलैंड इसमें भी नंबर 1 पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भी भारत 42वें नंबर पर है। अमेरिका इसमें नंबर 1 पर है। भ्रष्टाचार के मामले में देखा जाए तो जो भारत की रैंक है ये 93वें नंबर पर है और डेनमार्क नंबर 1 पर है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के मामले में, यानी कि जो मिलिट्री की रैंकिंग होती है, सेना की रैंकिंग होती है, उसमें अमेरिका नंबर 1 पर है, रूस नंबर 2 पर है, चाइना नंबर 3 पर है और भारत चौथे नंबर पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन के मामले में, क्लाइमेट में मामले में 7वें नंबर पर भारत है, डेनमार्क नंबर 1 पर है। ये हो गया इंडेक्स एंड रैंकिंग। आगे अब हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। तो मिस वर्ल्ड का अवार्ड इस बार किसे मिला है? मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? तो क्रिस्टीना पिस्जुकोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं, ये मिस वर्ल्ड 2024 बनी है। मिस अमेरिका कौन बनी है? तो मैडिसन मार्श, जो कि अमेरिका की हैं, ये मिस अमेरिका बनी है। मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो 2024 में अभी मिस यूनिवर्स कोई नहीं बनी, 2023 की हैं ये मिस यूनिवर्स। इनका नाम है शैनिस प्लासियोस, ये निकारागुआ की हैं, निकारागुआ की। तो मिस वर्ल्ड कौन है? क्रिस्टीना। मिस अमेरिकन कौन है? मैडिसन मार्श। और मिस यूनिवर्स कौन है? तो शैनिस प्लासियोस। इसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे जितने भी हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स है वो देख रहे हैं। बाफ्टा पुरस्कार, ये जितने फिल्मी पुरस्कार हैं ये हमने पहले भी पढ़ लिए, पर एक बार दोबारा इनकी रिवीजन हो जाएगी। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ओपेनहाइमर को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को, ओपेनहाइमर के डायरेक्टर हैं ये। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किलियन मर्फी को, ये भी ओपेनहाइमर के एक्टर हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एमा स्टोन को, ये तो बाफ्टा पुरस्कार है। इसके बाद है ऑस्कर पुरस्कार, तो ऑस्कर में भी बेस्ट फिल्म है ओपेनहाइमर, बेस्ट एक्टर हैं किलियन मर्फी, बेस्ट एक्ट्रेस हैं एमा स्टोन, बेस्ट डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। तो आगे अब हम ग्रैमी अवार्ड देख लेते हैं। तो एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? मिडनाइट को। टेलर स्विफ्ट इसके सिंगर हैं और भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड को भी अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का खिताब जीता है। सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? व्हाट वाज आई मेड फॉर, बिली आइलिश का सॉन्ग है, इसे मिला है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसे अवार्ड मिला है? तो फ्लावर्स को, ये माइली साइरस का सॉन्ग है। ये भी ग्रैमी अवार्ड भी आपको याद होने चाहिए। इसके बाद अगला अवार्ड है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ओपेनहाइमर को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है लिली ग्लैडस्टोन को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किलियन मर्फी को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। इसके बाद आगे है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार, 69th फिल्म फेयर पुरस्कार। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है बारहवीं फेल को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विधु विनोद चोपड़ा को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर कपूर को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। इसके बाद आगे है तो 24वां लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024। इसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है एताना बोनमाटी को, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर हैं नोवाक जोकोविच और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर हैं एताना बोनमाटी। तो अन्य प्रमुख पुरस्कार देख लेते हैं, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, व्यास सम्मान हो गया। ये दिया तो 2024 में गया है, पर 2023 का अवार्ड है। आपको तो नंबर देकर पूछा जाता है कि 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो उर्दू के कवि गुलजार को और संस्कृत के विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को। और व्यास सम्मान किसे मिला है? तो 2023 में 33वां व्यास सम्मान मिला है पुष्पा भारती को, उनके संस्मरण यादें यादें और यादें हैं तू। इसके बाद आगे है कि सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो 33वें नंबर का सरस्वती सम्मान मिला है प्रभा वर्मा को, इनके उपन्यास नोवेल रौद्र सात्विकम के लिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? पीछे हमने पढ़ा था दादा साहेब फाल्के वो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, और यह है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये 2023 में 53rd नंबर का वहीदा रहमान को मिला है, ये एक्ट्रेस रह चुकी हैं पुरानी। एबल पुरस्कार किसे मिला है? तो मिशेल
एलग्रांड को मिला है। बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 मिला है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो जेनी एपेनबर्ग को इनके द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन के द्वारा अनुवादित पुस्तक कैरोस को 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो लिखा किसने है? जेनी एपेनबर्ग के द्वारा लिखित है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन की है माइकल हॉफमैन ने। इसके बाद आगे है 12वें नंबर का विश्व हिंदी सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर उषा ठाकुर को। पेन पिंटर पुरस्कार किसे मिला है? अरुंधति रॉय को। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार किसे मिला है? संजना ठाकुर की लघु कथा ऐश्वर्या राय को। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? विनोद गनात्रा को। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड किसे मिला है? चंद्रकांत सतीजा को। विटली गोल्ड पुरस्कार जिसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, ये किसे मिला है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जिसे ग्रीन नोबल कहा जाता है, ये आलोक शुक्ला को मिला है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार ये किसे मिला है? मोहम्मद सलीम को मिला है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार भी देख लेते हैं, जैसे कि आर्यभट्ट पुरस्कार ये किसे मिला है? पाउलुरी सुब्बा राव को। फिट्जगर पुरस्कार किसे मिला है? रिकेन यामामोटो को, जापान के हैं। संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे मिला है? टी.एम. कृष्णा को। नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसे मिला है? नीना प्रसाद को। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? शशि थरूर को। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? एलेक्स डॉसन को, जो कि स्वीडन के हैं। आइए कंपास अवार्ड 2024 किसे मिला है? ये भारतीय हैं, श्रीनिवास स्वामी, इन्हें मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट अवार्ड है। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स हमने देख लिया, आगे हम बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं। तो पहली बुक है द विनर्स माइंडसेट, इसे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉटसन ने लिखा है। दूसरी बुक है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन, इसे सौम्या अवस्थी और सरभना बरुण ने लिखा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, इसे पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। नेक्स्ट बुक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इसे सैम पित्रोदा ने लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट, सैम पित्रोदा ने लिखी है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। द कॉन्स्पिरेसी, इसे लिखा है गोताबाया राजपक्षा ने। नेक्स्ट बुक है स्वेलिंग द सन, इसे लक्ष्मी मुर्देश्वर ने लिखा है। एक समंदर मेरे अंदर, इसे लिखा है संजीव जोशी ने। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इसे मनोज मुकुंद नरवाने ने लिखा है। संस्कृति के आयाम, तो संस्कृति के आयाम मनोरम मिश्रा ने लिखी है ये पुस्तक। इसके बाद है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन, इसे एम.जे. अकबर ने लिखा है। वेलकम टू पैराडाइज, इस बुक को ट्विंकल खन्ना ने लिखा है। इंपॉर्टेंट है। रिवर स्विंग, इसे अशोक टंडन ने लिखी है बुक को। मानसून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभय कुमार ने लिखी है। कारगिल इन द वर्ड्स ऑफ अ ट्रैवलर, ऋषि राज ने इस पुस्तक को लिखा है। रेबल्स अगेंस्ट द राज, रामचंद्र गुहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है ये रामचंद्र गुहा की। रेबल्स अगेंस्ट द राज, ये रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। फ्रीडम, ये भी इंपॉर्टेंट है, अरुंधति रॉय ने लिखी है। द गोल्डन ईयर्स, यह भी एक एग्जाम में पूछी भी गई थी, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखित है। स्मोक एंड एशिस, अमिताभ घोष ने लिखी है ये बुक को। वॉर एंड वुमेन, ये डॉक्टर एम.ए. हसन ने ये पुस्तक लिखी है। तो आगे अब हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो देख लेते हैं। तो चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 जो हुआ है, इसका आयोजन किसने किया है? तो गुवाहाटी असम ने किया है। शुभंकर कौन सा था? अष्टलक्ष्मी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला? तो माइकल डिसूजा को, क्योंकि इन्होंने तैराकी में 4 गोल्डन मेडल जीते हैं, तो इसीलिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड मिला। और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड प्रत्याशा रे को मिला, क्योंकि इन्होंने भी तैराकी में 4 गोल्डन मेडल जीते हैं। तो चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में नंबर 1 पर कौन रहा? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर रही है, जिसने 32 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर मेडल, 21 ब्रॉन्ज मेडल मिलाकर 71 मेडल जीते हैं। तो नंबर 1 पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही है। नंबर 2 पर एलपीयू यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही है। नंबर 3 पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, नंबर 4 पर पंजाब यूनिवर्सिटी और नंबर 5 पर जैन यूनिवर्सिटी रही है। ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम। पीछे हमने पढ़ा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और ये खेलो इंडिया यूथ गेम है। इसका आयोजन तमिलनाडु में हुआ था। शुभंकर है वीरा मंगाई। सर्वश्रेष्ठ एथलीट का अवार्ड मिला है वृत्ति अग्रवाल को, इन्होंने तैराकी में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। पहली बार कौन सा खेल इसमें शामिल किया गया है? तो स्क्वैश को पहली बार शामिल किया गया है। तो पदक तालिका देख लेते हैं।
तो पहले नंबर पर कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र 158 गोल्ड मेडल के साथ। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है 98 मेडल के साथ। हरियाणा तीसरे नंबर पर है 103 मेडल के साथ। इसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे हम जो आईपीएल का आयोजन हुआ था वो देख लेते हैं। तो भारत में आपको पता है आईपीएल होता है। इसकी जो टाइटल प्रायोजक कंपनी थी टाटा आईपीएल इसीलिए कहते हैं। कुल टीमों ने भाग लिया तो 10 टीमों ने। पहला मैच सीएसके और आरसीबी के बीच में हुआ था। विजेता केकेआर है, कोलकाता नाइट राइडर्स, और विजेता सनराइजर हैदराबाद है। सबसे ज़्यादा छक्के अभिषेक शर्मा ने लगाए हैं, सबसे ज़्यादा चौके ट्रेविस हेड ने लगाए, और सबसे तेज अर्धशतक जैक फ्रेजर मैकगर्ग ने लगाया। इसके बाद आगे है सर्वाधिक रन किसने बनाया, यानी कि ऑरेंज कैप किससे मिली? तो विराट कोहली को। पर्पल कैप हर्षल पटेल को। सबसे बड़ा स्कोर एक इनिंग में बनाया सनराइजर हैदराबाद ने 287। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में मिला मिचेल स्टार्क को। इसके बाद आगे हम बाकी जो रणजी ट्रॉफी हो गई, महिला प्रीमियर लीग है, ये सब देख लेते हैं। तो रणजी ट्रॉफी 2023-24 कौन जीती है? मुंबई, और उपविजेता रही है विदर्भ। दूसरा महिला प्रीमियर लीग हुआ है, जैसे आईपीएल होता है वैसे डब्ल्यूपीएल होता है। इसमें विजेता टीम कौन रही? तो आरसीबी इसमें जीती है, और उपविजेता रही है दिल्ली कैपिटल। अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप में कौन जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में फाइनल हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत गई है। इसके बाद है ईरानी ट्रॉफी 2023-24। इसके विजेता है शेष भारत, और उपविजेता है सौराष्ट्र। विजय हजारे ट्रॉफी, इसके विजेता है हरियाणा, और उपविजेता है राजस्थान। मतलब कि हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। आईसीसी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, और भारत दूसरे नंबर पर, यानी कि रनर अप टीम रही है। इसके बाद आगे हम, ये तो क्रिकेट से रिलेटेड हो गया, आगे हम बैडमिंटन से रिलेटेड देखते हैं। तो उबेर कप और थॉमस कप। तो उबेर कप के विजेता चीन है, और उपविजेता इंडोनेशिया है। इसी प्रकार थॉमस कप के भी विजेता चीन है, और उपविजेता इंडोनेशिया है। तो दोनों में, यानी कि बैडमिंटन में चीन जीतता है दोनों कप। उसके बाद फुटबॉल में देखा जाए तो कलिंगा इंडियन सुपर कप 2024 ईस्ट बंगाल एफसी जीती है, और किसको हराया? ओडिशा एफसी को। एएफसी एशिया कप 2024 इसका आयोजन कतर में हुआ था, और विजेता टीम भी कतर है। और हारी कौन सी टीम थी? रनर अप टीम कौन सी है? जॉर्डन। डूरंड कप 2023 इसका आयोजन कोलकाता में हुआ था। मोहन बगान इसे जीता है, विजेता टीम रही है, और ईस्ट बंगाल उपविजेता टीम रही है। तो यह है फुटबॉल। फुटबॉल के बाद देखते हैं हॉकी। तो सुल्तान अजलन शाह कप, जो कि 2024 में अजलान शाह कप है, इसके विजेता है जापान, और उपविजेता है पाकिस्तान। बेटन कप 2024 इसका आयोजन कोलकाता में हुआ था। इसमें नीदरलैंड जीती है, और उपविजेता टीम रही है मलेशिया। FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप, ये जो हॉकी वर्ल्ड कप होता है, इसमें 5S में 5 खिलाड़ी भाग होते हैं, एक तरफ से 5 खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो इसमें विजेता टीम रही है नीदरलैंड, और उपविजेता टीम रही है मलेशिया। इसके बाद जो महिलाओं का हॉकी 5S विश्व कप था, इसमें विजेता टीम नीदरलैंड है, और उपविजेता टीम भारत है। तो भारत इसमें रनर अप टीम रही है, ये याद रखिएगा। तो उसके बाद टेनिस देखते हैं। तो इटालियन ओपन 2024 पुरुष एकल विजेता कौन है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव, और महिला एकल विजेता है ईगा स्विटेक। यूनाइटेड कप 2024 का, जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इसके विजेता हैं जर्मनी, और उपविजेता है पोलैंड की टीम उपविजेता रही है। शतरंज में देखा जाए तो सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज 2024 में जो हुआ है, इसके जो मास्टर रहे हैं कौन जीते हैं? तो मैग्नस कार्लसन, आपको पता है नंबर 1 खिलाड़ी हैं चेस के। और जो शतरंज का वर्ल्ड कप हुआ है ना, इसमें भी मैग्नस कार्लसन ही विजेता रहे हैं। पर याद रखना, उपविजेता भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा रहे हैं। विजेता तो मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं यही रहे हैं, लेकिन उपविजेता भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा रहे हैं। तो आगे हम कुछ अन्य जो पुरस्कार हैं, तो आगे हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ अन्य न्यूज़ हैं वो भी देख लेते हैं। वन लाइनर, जैसे शेफाली वर्मा जो महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। भारत की खिलाड़ी हैं ये शेफाली वर्मा। स्मृति मंधाना वनडे में लगातार शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और रोहित शर्मा ने T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अब तो ये रिटायर हो गए हैं T20 से, इंटरनेशनल मैचेस से। और भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 17 पदक जीते हैं। जैसे रोहित शर्मा भारत की तरफ से रिटायर हुए हैं, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, ये तीनों इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल से रिटायर हो चुके हैं। हैदराबाद की सृजा अकुला विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली
पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। इनका क्या नाम है? श्रीजा अकुला। श्रुति बोरा 3 स्टार ग्रैंड प्री घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई हैं। तो ये श्रुति बोरा नाम याद रखेगा, कौन से खेल से संबंधित है? तो घुड़सवारी से। इसके बाद आगे है कि कुमुद सैनी ने तीर अंदाजी एशिया कप चरण 3 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। कुमुद सैनी ये तीर अंदाजी से संबंधित हैं। विराट कोहली आईपीएल के इतिहास में 8,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। शरफुद्दौला आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर बन गए हैं। आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल को हराकर महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है। इंग्लैंड के जो जेम्स एंडरसन है ये 700 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। और पथुम निसांका वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी बन गए हैं। तो इतना कुछ आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड याद होना चाहिए। तो आगे अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो पढ़ लेते हैं। तो फिनलैंड स्थित कंपनी वार्टसिला ने दुनिया का पहले बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। कंपनी का नाम क्या है? वार्टसिला। ये फिनलैंड की है। और जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है। वन लाइनर है, आपको इसी प्रकार पढ़ने हैं। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। यानी कि सुअर की किडनी को पहली बार इंसान में ट्रांसप्लांट किया गया है अमेरिकी डॉक्टरों के द्वारा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला AI शहर बनेगा। इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ हुआ। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के सांची में। IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक जल को शुद्धिकरण वाला मशीन विकसित की है। इसका नाम है अमृत, याद रखिएगा। इसके बाद आगे है हैंसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने मिका नामक दुनिया के पहले AI ह्यूमन लाइक रोबोट का CEO नियुक्त किया है। यानी कि इन्होंने अपना जो CEO नियुक्त किया है ना, रोबोटिक कंपनी है, और अपना CEO भी एक रोबोट ही नियुक्त किया है जिसका नाम है मिका। इसके बाद आगे है कि चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। उसके बाद आगे है कि IIT मद्रास ने शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशनल टूल जिसका नाम है GBM ड्राइवर विकसित किया है। तो किसने विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने विकसित किया है GBM ड्राइवर को, जो क्या पता लगाएगा? कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाएगा। तो आगे है कि CDAC पुणे में स्थापित भारत का AI सुपर कंप्यूटर एरावत, नाम क्या है? एरावत। इसको शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर की सूची में 75वें नंबर का स्थान पर रखा गया है। 75वें स्थान पर रखा गया है भारत के AI सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या है? एरावत। और इसे विकसित किसने किया है? तो CDAC पुणे ने। इसके बाद है कि देश में पहली बार पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के हत्या के केस में ChatGPT की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया गया है। कहाँ पर? पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में। उसके बाद आगे है कि IIT मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है, जो क्या करेगा? समुद्र की लहरों से बिजली बनाएगा। और इसे विकसित किसने किया है? तो IIT मद्रास ने इसे विकसित किया है। और इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है सिंधुजा। इसके बाद आगे हम डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड भी पढ़ लेते हैं। तो DRDO ने Su-30 Mk1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रायम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रायम द्वितीय। और ये हवा से सतह पर मार करती है, ऊपर से सतह पर मार करती है। उसके बाद है कि DRDO ने ओडिशा में बालासोर तट पर स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। और रूस से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असोल्ट राइफल प्राप्त हुई है। तो असोल्ट राइफल कौन सी? AK-203 किसने भारत को दी है? तो रूस ने दी है। और भारत ने रक्षा समझौते की पूर्ति के तहत फिलीपींस को पहली ब्रह्मोस मिसाइल की शिपमेंट भेजी है। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने दोनों ने मिलकर विकसित किया है, भारत ने इसकी पहली शिपमेंट किसे भेजी है? फिलीपींस को। उसके बाद है कि उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। तो उत्तर कोरिया वही किम जोंग वाला, इसने न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की है वाटर के अंदर। इसके बाद है DRDO द्वारा विकसित असोल्ट राइफल जिसका नाम है उग्रम, इसे लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड को लॉन्च किया है। ये सभी जो वन लाइनर है ना, सभी एक एक सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप देख रहे होंगे मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट कवर किए हैं। इसके बाद आगे है
कि विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ पर होगा, तो लद्दाख में होगा। ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया गया है। भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान, नाम क्या है इसका, अमिनी, इसको कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना ने इजराइल से स्पाइक मिसाइलें प्राप्त की हैं। तो स्पाइक मिसाइलें किसने दी हैं? इजराइल ने भारत को दी हैं। और भारत के पहले एयरबस C-295 के लिए अपनी पहली उड़ान भरी है। तो भारत के लिए पहला एयरबस कौन सी है? C-295। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट है, भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह जी ने। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। और भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेंगी। तो भारत की पहली महिला पायलट कौन सी हैं? शिवांगी सिंह, वायुसेना की। और फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में ये हिस्सा लेंगी। इसके बाद आगे है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल को असम के तेजपुर वायु स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है। भारतीय डायनामिक्स ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघ 3 का सफल परीक्षण किया है। तो अमोघ 3 का सफल प्रशिक्षण किसने किया है? भारतीय डायनामिक्स ने। और भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है। किसने? भारतीय सेना ने। इसके बाद आगे हम स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो देख लेते हैं। तो रूसी कॉस्मोनॉट यानी कि रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोन्को स्पेस में 1000 दिन पूरा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं। इनका नाम क्या है? ओलेग कोनोनेको। उसके बाद भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन कृष्णा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। इसे भारत और फ्रांस दोनों ने विकसित किया है। और दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बन गए हैं। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश बन जाएगा। और इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री, इनका नाम क्या है? व्योममित्र नाम रखा गया है। ये अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। इसके बाद आगे है कि चीन ने ब्रह्मांडीय घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए कमल के आकार का सैटेलाइट, जिसका नाम रखा है आइंस्टाइन प्रोब, इसे लॉन्च कर दिया है। और भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है, जिसे पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी लैग्रेंज पॉइंट 1 पर भेजा गया था। तो आदित्य L1 भारत का सोलर मिशन है, पहला सोलर मिशन है। और चीन और मिस्र ने मिस्र सैटेलाइट 2 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2040 तक। और नासा ने चंद्रमा पर अपने मानव अंतरिक्ष यान मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा की है। तो यहाँ पर हमारा आज की जो वीडियो है यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी है वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।